कोई फिलोसफिकल भी हो सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी हो सकते हैं, वो आई मीन आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन पॉलिटिकल पर्सन का नाम लेने से बचिए, ताकि आपको किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ना पड़े, ठीक। यस सर। कई कई बार लड़कों का आंसर ये भी होता है कि सर माय रोल मॉडल इज माय फादर। ये जवाब आता है कि मेरे रोल मॉडल मेरे फादर हैं। ये बहुत ही उम्दा उत्तर, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं मना करता हूँ कि अपने फादर या मदर का नाम नहीं लेना चाहिए। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ज्यादातर बच्चों से पूछो आप सबसे पास किसके हो, सबसे नजदीक किसके हो, सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड आपके मन में किसके लिए, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आप किसकी करते हो, आपका जवाब क्या होगा? पेरेंट्स। पेरेंट्स। पेरेंट्स ही होगा, राइट। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स से ज्यादा लवेबल हैं, या आपके पेरेंट किसी और के पेरेंट्स से ज्यादा ग्रेट हैं या एडमायरिंग है, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। तो पापा या मम्मी जो है सभी के लिए बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं, उनका नाम हम ना लें, हम किसी पब्लिक पर्सन का नाम लें, क्योंकि उस पब्लिक पर्सन का नाम लेने से हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि अच्छा, सामने वाले के आप नाम ले रहे हो, इसका मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर होंगे, इसलिए आप उनको फॉलो करते हैं, इसलिए आप उनको लाइक करते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। जी। तो आपका जवाब, कुछ लड़के इसमें जवाब में ये भी बोलते हैं कि सर आई यूजुअली लर्न डिफरेंट थिंग फ्रॉम डिफरेंट पीपल। मैं सभी से अलग अलग चीजें, हम सभी से सीखते हैं, हम किसी एक से नहीं सीखते, हम अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सीखते हैं। ये भी अच्छा आंसर है। ये भी एक अच्छा आंसर है कि अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें हम सीखते हैं। हो सकता है किसी से आपने डिसिप्लिन के लिए कुछ सीखा, किसी से आपने डेडिकेशन की बात सीखी, किसी से आपने लर्निंग्स की बात सीखी हो, किसी से आपने टाइम मैनेजमेंट की बात सीखी हो, सबसे हो सकता है अलग अलग चीजें आप सीखना है। क्लियर है? So, sir, it is possible that we can answer that we learn. Yes, yes. Very correct. You can answer this as well. कि sir, I usually learn things from different people in different ways. मैं सभी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और I don't follow any one individual. मैं किसी एक को नहीं फॉलो करता। There are multiple people, है ना, through whom मतलब I learn different things. अलग बातें, अलग अलग चीजें मैं अलग अलग लोगों से, जैसे स्टीव जॉब से मैंने डेडिकेशन सीखा है, कि अपने काम के प्रति उनका जो डेडिकेशन था, कि मरते दम तक जो है वो काम ही करते रहे। उन्होंने अपने समय का हर एक सेकंड का उन्होंने पूरा भरपूर प्रयोग किया। और सर उसी तरीके से मैंने जो है नॉलेज वाले पार्ट पे देखा जाए, तो मैंने एलन मस्क साहब को, या हो सकता है स्टीफन हॉकिंस का नाम आप ले सकते हैं। मतलब आपका पर वो आपका लुकआउट है कि आप किसका नाम प्रेफर करते हैं। ठीक है, ओके। Yes, sir. जी। जी। तो हम लोगों ने कल वाली जो क्लास में बात करी थी, वो क्या बात करी थी? Sir, कम्युनिकेशन के ऊपर बात self-introduction. करी थी। हाँ, Yeah. इंट्रोडक्शन की बात भी करी थी, और साथ में मैंने कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करी थी, राइट। आज हम लोग जो क्लास में बात करने वाले हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप Yes, डिस्कशन। sir. तो इंट्रोडक्शन में कोई और डाउट तो नहीं है किसी को? ट्विंकल खेर जी, शिकू यादव जी, कोई डाउट है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे? नहीं ना? Sir, there is one more part, ECA. So, what is that? ईसीए मींस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बोलते हैं ईसीए। देयर आर टू वर्ड्स, वन इज को करिकुलर एक्टिविटीज, एंड द सेकंड वन इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर मींस रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर इन दीज फॉलोइंग सब्जेक्ट आई गॉट डिस्टिंक्शन, सर आई वाज द ब्रांच टॉपर, राइट, या आई वाज इन टॉप 3 ऑफ माय ब्रांच, आई वाज इन टॉप 3 ऑफ माय ब्रांच। दिस इज व्हाट एकेडमिक अचीवमेंट। अब जो नॉन एकेडमिक वाला जो है, उसके अंदर क्या आ जाएगा? जैसे मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, मेरे को मैंने बहुत ढेर सारे स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेशन किया है। सर कभी कोई नाटक हुआ, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, या हो सकता है कि हमने सोशल सर्विस के लिए, जैसे आई चेकिंग कैंप जो होते हैं या ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, वहां मैंने एज ए वॉलंटियर के रूप में भी काम किया है। तो ये सब क्या हो गया? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जो आपकी पढ़ाई से हटके हो गया, वो हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और जो एकेडमिक्स है आपका, वो हो गया को करिकुलर एक्टिविटीज। क्लियर? Yes, sir. जी। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई और आपके मन में किसी भी प्रकार का, किसी को भी, आप में से आदित्य, कुमरेंद्र, शिकू, टिकू, ट्विंकल, कोई और डाउट किसी को हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं।
फिर हम लोग अपना ग्रुप डिस्कशन जो हमारा आज का क्लास का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये जूम कर रहा हूँ कि किसी को भी फिलहाल तो कोई डाउट नहीं है। यस सर। राइट? चलिए। और आपने उसके लिए लिखने वाला भी काम कर लिया होगा, राइटिंग का जो काम करना था आपको। यस सर, कर ली। चलो नाइस, ठीक है, वेरी गुड। ठीक, अब उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपको उसको मगअप करने में, उसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपने काम यदि लिखने वाला कर लिया ना, तो आप समझ लीजिए आपने सबसे मेन काम कर लिया आपने। ठीक है, याद करना जहां तक सवाल है, उसको प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस में तो समय लगता ही है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। तो ग्रुप डिस्कशन वर्ड आपने पहले कभी सुना है आप सभी ने, ग्रुप डिस्कशन? यस सर, सुना है। गुड, वेरी गुड। तो क्या समझते हैं ग्रुप डिस्कशन, जब वर्ड आप, जो आपको पता है पहले से, ग्रुप डिस्कशन इसका क्या मतलब होता है, व्हाट टू डू इन इट, क्या होता है एग्जैक्टली ग्रुप डिस्कशन? सर, ग्रुप डिस्कशन जनरली मीन्स अपना ओपिनियन देना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना किसी टॉपिक पे। वेरी गुड, सही बात है, सही बात है, वेरी नाइस। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन मीन्स टू गिव योर ओपिनियन ऑन एनी सब्जेक्ट और टॉपिक, राइट? दिस इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। ओके, ठीक। देखिए, ग्रुप डिस्कशन का सिंपल सा यही मतलब है, जो भी आपने कहा कि ग्रुप और डिस्कशन दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ग्रुप का मतलब जहाँ पे ढेर सारे लोग होते हैं, मोर इन नंबर्स, और डिस्कशन मतलब किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आपके एज ग्रुप से ही रिलेटेड, आपके एज ग्रुप से, आपके कंटेम्प्रेरी जिसको कहते हैं, कंटेम्प्रेरी मीन्स आपके एज से रिलेटेड जो कुछ लोग होते हैं, जिनको एक टॉपिक दिया जाता है जिसपे वो लोग सभी बैठ के डिस्कस करते हैं। डिस्कस करना इज डिफरेंट देन आर्गुमेंट करना। डिस्कशन करना इज डिफरेंट देन आर्गुमेंट करना। आर्गुमेंट जो होता है वो डिबेट में होता है, और डिस्कशन जो होता है उसमें ओपिनियन हम अपनी रखते हैं। ठीक, ये अंतर समझना पड़ेगा कि जब आप बहुत लाउड होते हैं, बहुत हार्श होते हैं, बहुत रूड होते हैं, बहुत ही वन साइडेडली जब आप बोलते हैं, बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी एनालिटिकल थॉट्स के, तो वो प्योरली ब्लाइंड और स्टाइल हो जाता है। ब्लाइंड एंड स्टाइल। आपके पास तथ्य होना चाहिए बोलने के लिए। तथ्य मतलब जानकारी, है ना? कोई भी चीज यदि आप चर्चा परिचर्चा किसी से भी कर रहे हो, आप देखते हैं टेलीविजन पे, आप रात में जो प्राइम टाइम आता है जिसमें कई लोग एक साथ अलग अलग पार्टी के जो स्पोक्समैन बैठे होते हैं, उसमें किसी एक हॉटेस्ट टॉपिक को वो लोग पिक कर लेते हैं, और उसी पे सभी लोग आप बैठ के आपस में चर्चा करते रहते हैं। नोटिस किया आपने ये चीज? हम्म? अब वो बहुत ही बर्निंग इशू कोई होता है जिसपे सभी बैठ के बात करते हैं और सभी अपनी अपनी ओपिनियन फ्लैश करते हैं उस पर। और फिर जिसके पास ज्यादा अच्छा ओपिनियन देने का तरीका होता है, वो पता चल जाता है कौन है उसमें से। कभी कभी इंडिविजुअल्स बहुत भारी पड़ जाते हैं, पार्टी के ऊपर इंडिविजुअली बहुत भारी पड़ जाता है। और कभी कभी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो मीन्स एजेंडा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टी के मैनिफेस्टो को एज अ पर्सन हम उसको वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ स्पोकमैन, एज अ स्पोकमैन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवक्ता, राइट? ये समझ में आ रहा है जो बात हो रही है आप आपस में? यस सर। जी, चलो, वेरी गुड। देखिए, मैं जो आपसे बातचीत करता हूँ ना, जब, तो मैंने कल भी ये बात आप लोगों से शेयर करी थी कि यदि मैं आपसे प्योर इंग्लिश में बात करूं, तो मुझे, आपको क्या लगता है हम लोग जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको सूट कर रही है इस तरह से बात करने का तरीका, कि मेरे को प्योरली इंग्लिश में ही आपसे कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए? क्या लगता है आपको? नो सर, प्योर इंग्लिश आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जी। और ट्विंकल खेर का आपका क्या सोचना है, ट्विंकल? जिस तरीके से हम और आप क्लास में जुड़े हुए हैं, जो मैं बात करता हूँ, क्या ये तरीका ठीक है, या शुड आई स्पीक कंप्लीटली थॉरली इंग्लिश? हेलो। हाँ जी, सुन पा रहा हूँ मैं आपको।
Sir, it हाँ is बोलिए. okay to both languages. This is fine. Hello? You, Yes, sir. should I be bilingual or should I speak thoroughly completely in English? What is more understanding? Sir, both languages. मतलब हम comfortable होंगे दोनों तरीके से समझाए तो. Hello? Very true. सही कहा आपने. Important है समझना, right? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. Thank you very much, है ना? शिकू यादव जी, Yes, sir. ये ज्यादा ठीक है या कंप्लीट? आपको क्या लगता है कि इंग्लिश में ही होना चाहिए सेशन? Sir, bilingual ठीक है. Bilingual. ठीक है, जिसे Yes, समझ में sir. आना जरूरी है ना. पर्पस इम्पोर्टेंट sir. जो है वो समझना है. चलिए, Yes, sir. तो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग. तो हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप डिस्कशन के ऊपर. मैं आपसे बताना चाह रहा था कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है. मैंने आपको बताया कि डिबेट और डिस्कशन में डिफरेंस ये होता है कि डिबेट वो होता है जो आपने बचपन में कभी स्कूल में कभी पार्टिसिपेट किया होगा, जिसमें आपको टॉपिक पहले से पता होता था. एक हफ्ते पहले आपको टॉपिक दे दिया जाता था, आप किसी हाउस से रिप्रेजेंट करते थे और उस टॉपिक के ऊपर आप गूगल करके ढेर सारे फैक्ट्स जुटा लेते थे, कागज पे लिख के, और खूब अच्छे से उसको प्रॉपरली आप प्रिपेयर करके जाते थे. माइक पे खड़े होते थे और या तो फॉर में बोलते थे या तो अगेंस्ट में बोलते थे, राइट. और फॉर और अगेंस्ट में जब आप बात करते थे तो बहुत ही फायर्ड बोर्ड में बात करते थे, बहुत ही एकदम स्ट्रेट. और सुनने वाले को लगता था कि मानो दिस टॉपिक, ये जो टॉपिक पे बोल रहे हैं आप, दिस इज कंप्लीटली मेड फॉर यू, राइट. क्योंकि हमारा सारी चीजें पहले से लिखी लिखाई होती थी, उसमें हम अपना कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं देते थे. हमारे पास जो ओपिनियन होता था वो प्री रिटन होता था. प्री रिटन मतलब पहले से लिखा हुआ ओपिनियन होता था, राइट. लेकिन ग्रुप डिस्कशन इज डिफरेंट देन डूइंग डिबेट. इसमें टॉपिक इमीडिएटली आपको दिया जाता है और उस टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है, प्लान करना होता है, थॉट प्रोसेस करना पड़ता है. आपको इमीडिएटली कुछ सोचना पड़ता है, कुछ कलेक्ट करना पड़ता है कंटेंट रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक, और फिर उसको आप फ्लैश करते हैं, मतलब बोल के उसको दिखाते हैं. और वहां पे पता नहीं, आप जैसे और भी बहुत से लोग होते हैं, उसमें कुछ लोग आपकी बातों से अग्री करते हैं, कुछ लोग आपकी बातों से डिसअग्री करते हैं. लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको अपनी बात पे टिके रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप तुरंत से बातों को टर्न नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते. यदि ऐसा आपने किया तो आप पकड़े जाएंगे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि इसमें ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ये बहुत हेल्प करेगी आपका ये क्वेश्चन जब आप इसको रियलाइज करेंगे, सोचेंगे. द क्वेश्चन इज, यू प्लीज टेल मी द रीजन. आप मेरे को एक कारण बता सकते हैं, जस्ट वन रीजन, कि व्हाई ग्रुप डिस्कशन टेक प्लेस. जैसे पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, आपको पता है ना, पर्सनल इंटरव्यू होता है, रिटन क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए, आपको इनवाइट किया जाता है. तो पर्सनल इंटरव्यू इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स. वन इज एचआर इंटरव्यू, सेकंड इज एमआर इंटरव्यू, और थर्ड इज कॉल्ड टेक्निकल इंटरव्यू. ऐसे तीन तरह के डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं: एचआर इंटरव्यू, एमआर इंटरव्यू एंड टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू. मैं बताऊंगा आपको, जब इंटरव्यू की क्लास लूंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये तीनों प्रकार के जो इंटरव्यूज होते हैं वो क्या और कैसे होते हैं, इसमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. लेकिन अभी का क्वेश्चन ये है कि उसका पर्पस क्या है. तो आप बोलोगे सर उसका पर्पस ये है कि वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं. मैंने कहा वो तो ठीक है. तो इसी तरह से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाई ग्रुप डिस्कशन टेक प्लेस, व्हाट दे टेस्ट इन अस फॉर व्हिच ग्रुप डिस्कशन इज रिक्वायर्ड टू स्क्रीन आउट फॉर द स्टूडेंट्स. किसी भी बच्चे को क्वालिफाई करने के लिए ग्रुप डिस्कशन की जरूरत क्यों पड़ती है, उन्होंने अपने प्रोसेस में इसको स्क्रीनिंग में क्यों रखा हुआ है. व्हाट इज द स्पेशल रीजन फॉर दे. हाँ हाँ बताइए. check the leadership quality and लीडरशिप क्वालिटी एंड टीम वर्क. teamwork. मैं फिलहाल आपकी बात को थोड़ा सा कट कर रहा हूं ताकि आप उसको और अच्छे से रिफाइंड आंसर दे पाएं. कोशिश कर रहे हैं उसके लिए सोचने की. मेरा आपका आंसर ये है, जैसे भी आपने कहा कि लीडरशिप, तो ठीक है, आप मेरे पास जब इंटरव्यू के लिए आप आओगे तो आई इमीडिएटली फ्रेम सम गुड क्वेश्चन फॉर यू टू चेक योर लीडरशिप. मैं कुछ क्वेश्चन पूछ करके उससे भी लीडरशिप आपकी मैं टेस्ट कर सकता हूँ. उसके लिए मुझे जीडी कराने की कोई खास जरूरत होनी नहीं चाहिए. नहीं, मैं कुछ सिचुएशनल ऐसा क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट कर दूंगा जिससे कि मुझे ये पता चल जाएगा कि आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या और कैसी हैं. इसके मेरे को डिस्कशन कराना कोई कंपलसरी तो नहीं होना चाहिए, राइट. बट सेकंड वाला जो आपने आंसर दिया था उसमें आपने बोला था टीम वर्क कराते हैं. टीम वर्क के लिए भी ऐसा इंपॉर्टेंट होता है. तो टीम वर्क इज अ गुड आंसर, क्योंकि वहां पर टीम जो होगी वहां पे आप जैसे ही और भी कुछ लोग होंगे. आपको पता है जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद आपकी फ्रीक्वेंटली डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स होती रहती हैं अलग अलग लोगों के साथ. ये कौन से लोग होते हैं? आपका टीम लीडर होता है,
और आप उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में मीटिंग होती है, राइट। उसी तरीके से कभी कभी आपके बॉस के साथ मीटिंग होती है, और कभी कभी वहां पे हो सकता है बोर्ड ऑफ मेंबर्स, जो ढेर सारे लोग हैं वहां पे, जो ऑफिशियल से मैनेजमेंट के लोग हैं, वो सब एक कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हो जाएंगे और किसी एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपको इनवाइट करेंगे बात करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसी कंडीशन में पॉइंट इज, ऐसी जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में वो ये देखना चाहते हैं कि भाई आपको अपने बारे में जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जिस बारे में भी हम लोग कंपनी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे यदि आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, कोई आपके पास उसका सोल्यूशन है, आपके पास कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, तो क्या आप वहां बोलने की हिम्मत जुटा पाओगे? क्योंकि आपके आसपास 20-25 लोग बैठे हुए हैं। तो यदि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो यू कैन नॉट थ्रो योर लाइन्स, यू कैन नॉट थ्रो योर आइडियाज ऑन अस, राइट? इफ यू आर अ वीक कंटेस्टेंट यू कैन नॉट थ्रो, so you should have dare, you should have dare to speak about your things which you are presently feeling, जो आप फील करते हो। भले ही आपके पास नॉलेज है, लेकिन यदि आपने बोला नहीं, भले आप सोल्यूशन दे सकते हो, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो, सोल्यूशन दे ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत ही नहीं आ पा रही है 20 लोगों के बीच में कुछ बोलने का। और मान लो यदि 20 लोगों के बीच में आपने कुछ बोला और किसी ने आपकी बात को काट दिया, कंट्रोवर्सी कर दी, काट दिया, काटने के बाद तो फिर तो आप एकदम से पूरी तरह से डेड हो जाएंगे। तो इसीलिए वो आपका करेज और आपकी ब्रेवरी और आपका कुल मिलाकर के सेल्फ जो मोटिवेशन है, उसको टेस्ट करते हैं वो। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको आता कितना है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वेदर यू आर कैपेबल टू स्पीक वॉट एवर यू नो। जो आप जानते हैं उसको बोल पाते भी हैं या आप नहीं बोल पाते हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट एवर यू नो। इज दैट क्लियर? जीडी क्यों होता है वो मैंने आपको बताया, जीडी का होने का पर्पस क्या है। ठीक है, यस सर, इट इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो कई बार लड़के कहते हैं सर वो हमारी इंग्लिश टेस्ट करते हैं, सर वो हमारा पर्सनैलिटी, अरे तो इंग्लिश टेस्ट करते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं, एटीट्यूड चेक करते हैं, लीडरशिप देखते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं पर्सनल इंटरव्यू में भी टेस्ट कर सकता हूँ। यदि कम्युनिकेशन मुझे टेस्ट करना है तो मैं इंटरव्यू में भी टेस्ट कर लूंगा। उसके लिए मुझे बच्चे को 10 लोगों के बीच में बैठा के बात करने की क्या जरूरत है? तो वहां पर एक ही चीज होती है ग्रुप डिस्कशन में, कि आप जैसे और भी बहुत से लोग होते हैं, और वो जो सारे लोग आप जैसे होते हैं उनके बीच में जब आप बात करते हैं तो कुछ लोग आपकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग आपकी बात को डिनाई कर देते हैं। ऐसे में आप एज एन कैंडिडेट आप बाउंस बैक कैसे करते हैं? बाउंस बैक, किसी ने आपकी बात को काटा तो आप नर्वस तो नहीं हो गए? आप वापस से आपने रिवर्ट किया कि नहीं किया? आप स्टैंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आप अपनी बात पे टिक के अपनी बात पर आप ज्यादा देर तक ज्यादा देर तक अपनी बात को आप रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं? तो दीज आर सच स्मॉल थिंग व्हिच दे नोटिस थ्रू योर ग्रुप डिस्कशन, राइट? यस सर। एनी क्वेश्चंस? अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ और। सर क्या हाँ, कोई और भी बोल रहा था जी, बोल लीजिए कोई बात नहीं। बोले सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जी। कि जैसे अभी आपने बोला कि जैसे लीडरशिप क्वालिटी हम इंटरव्यू के दौरान भी इसको चेक कर सकते हैं। यस तो हाँ। क्या ये जो अभी जीडी के फैक्ट्स हैं, तो जो इसका एजेंडा है जिसके लिए जीडी कंडक्ट की जाती है, तो क्या इसको हम इंटरव्यू के दौरान टेस्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं, फैक्ट सिर्फ टेस्ट करने के लिए नहीं। जैसे मान लो आपने कुछ बोला, ठीक, अब वहां पर आप और मैं यदि इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो दोनों के बीच में एज का डिफरेंस होगा। यस सर, दोनों के होगा। बीच में एज का डिफरेंस होगा। जैसे आप अपने भाई से बात करें, अपने दोस्त से बात करें, अपने पिताजी से बात करें, डिफरेंस है कि नहीं है? यस सर, मान बहुत लीजिए मुद्दा डिफरेंस एक है। ही है, मान लीजिए मुद्दा कोई एक ही है, ठीक। मुद्दा ये है कि आप कोई मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, और अपने दोस्त से बात कर रहे हैं कि भाई मैं ये खरीदूं कि ना खरीदूं। यही प्रश्न आपका अपने दोस्त के साथ भी है, अपने भाई के साथ भी है, और अपने पिताजी के साथ। लेकिन जैसे ही पिताजी के साथ सामने जाएंगे, आपकी आंखें झुक जाएंगी, आपके यस बोलने सर। का टोन बदल जाएगा, है ना? आप जो है थोड़ा सा सबमिसिव होके बात करेंगे, सबमिसिव, राइट। और उन्होंने जो बोल दिया आप हाँ बोल के चले जाएंगे, राइट। लेकिन ये फ्रैंक होकर के जब अपने दोस्त से बात करेंगे आप, तो वहां पर हो सकता है आप ये बोले, नहीं भाई ये बलिनो अच्छी गाड़ी है बजाय मारुति स्विफ्ट के। किसी ने बोला नहीं स्विफ्ट नहीं, मेरे को तो लगता है डिजायर लेनी चाहिए। किसी ने बोला डिजायर नहीं लेनी चाहिए, टाटा का मतलब हमें अभी एल्ट्रॉस लेना चाहिए। सबने अलग अलग अपनी रिव्यूज दिए,
ठीक है, तो वहां पर आप देखना है कि किसी बंदे ने यदि कहा नहीं टाटा एल्ट्रॉस लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, टाटा एल्ट्रॉस में ऐसी क्या खूबी है जो किसी दूसरी गाड़ी में नहीं है, उस रेंज की गाड़ी में नहीं है, उस पैसे तक, जैसे मान लीजिए हमने 7 लाख की गाड़ी खरीदी है तो उस पैसे तक में टाटा एल्ट्रॉस की गाड़ी यदि आती है तो वो टाटा एल्ट्रॉस की गाड़ी की क्या ऐसी खूबी है जो दूसरी गाड़ी में नहीं है, तो वहां पे अपने खुल के अपनी बात आप रख पाते हैं। लेकिन यदि पिताजी ने आपसे कह दिया है टाटा एल्ट्रॉस इज गुड तो आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। एम आई राइट और नॉट? यस सर। तो वो ये देखना चाहते हैं कि आपके हम उम्र के लोगों के बीच में जब आप बैठते हैं और किसी बात पर आपका उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विरोधाभास, है ना, जिसको हम लोग जेक्स्टा पोज्ड भी कहते हैं, जेक्स्टा पोज्ड, किसी बात पे भी आपका उनके बीच में ऑल सेट नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में व्हाट ना हाउ यू फ्रेम, आप उसके साथ उसके लिए क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली टू मीट विद दिस सच प्रॉब्लम्स। इज इट ओके, समझ में आया? यस सर। अब मैं आपको एक पीपीटी दिखाने वाला हूँ। हेमंत गुप्ता जी, गुड इवनिंग। हेमंत गुप्ता, कैन यू लिसन अस? आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। तो पहले मैं आपको बता दूं, हेमंत गुप्ता जी आप चैट बॉक्स में आ जाओ। मैं आपको पहले ये रिव्यू बता दूं कि व्हाट आर द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन क्लास। फ्रॉम विच कॉलेज आर यू? कौन से कॉलेज से हैं आप? चलिए, नाइस, वेरी गुड, नाइस। तो हम लोग अभी हेमंत गुप्ता अभी जो है, आपका क्या ब्रांच और सेमेस्टर कौन सा है? ब्रांच एंड सेमेस्टर आप यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ब्रांच और सेमेस्टर आपका ऑटोमोबाइल, गुड। एंड विच सेमेस्टर? सेमेस्टर कौन सा है? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं बता दूं, हम लोग ये क्लास जो है 5 o'clock से स्टार्ट कर चुके हैं ये क्लास, और इस क्लास में हम लोग बात जो कर रहे हैं वो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने अभी उनको इनपुट्स दिया है कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है और ग्रुप डिस्कशन में ऐसी क्या चीज है विच दे perfectly check, they cannot check in other rounds, so the reason they conduct group discussion round, right? That we was discussing abhi so far. Now I am going to present one PPT based on group discussion. मैं PPT अभी आपको शो करने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर, and through this PPT you get to know about many more inputs regarding group discussion, right? So are you ready for this? Yes, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, इट इज विजिबल। Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। तो आपको याद होगा हम लोगों ने जो एक क्लास पीपीटी कवर की थी उसका नाम था पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसीलिए इसके ऊपर लिखा है पीडीपी कंटिन्यूड, मतलब दिस पीपीटी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ personality development program. कि once you completed, once you get to know about your own personality, you check the areas where you needed to improve, where you needed to develop. After that, now it's a big question of where to implement. The implementation part of your personality development is in group discussion and personal interview, right? उसका हमने जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करी थी उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करना है वो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर, तो सो इज द रीजन यहाँ पे पीडीपी कंटिन्यू लिखा है। ठीक, आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये।
कि यदि किसी बच्चे का रिटर्न में क्लियर हो जाए, रिटर्न यदि उसका बच्चे का क्लियर हो जाए और उसके बाद उसको जब हम जीडी या पीआई के लिए इनवाइट करते हैं, पहले तो उसके बाद हम उसको जीडी के लिए बुलाते हैं। जब वो लड़का जीडी क्लियर करता है तो उसके बाद हम उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, राइट। तो मुझे बताओ कि जो फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद जो सेकंड राउंड होता है, वेदर इट्स अ टेस्ट ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन, क्या लगता है आपको? फर्स्ट सर राउंड क्लियर सिलेक्शन। करने की सिलेक्शन, फर्स्ट राउंड यू हैव क्लियर्ड द फर्स्ट राउंड विच इज रिटन राउंड। आपने रिटन एप्टीट्यूड राउंड क्लियर कर लिया, इसके बाद हमने आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में जीडी और पीआई जो होता है उसके लिए इनवाइट किया। तो जो जीडी पीआई है क्या उस टेस्ट सिलेक्शन के लिए होता है या रिजेक्शन के लिए होता है? क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? देखिए इसका जवाब ये है, मोस्टली लोग इसको बोलते हैं कि रिजेक्शन का होता है। ये टेस्ट रिजेक्शन का होता है कि सर वो लोग उसके बाद भी देखना चाहते हैं कि किसे हमें रिजेक्ट करना है, किसे हमें सिलेक्ट करना है। दैट्स ट्रू। ये सिलेक्शन और रिजेक्शन तो ठीक है, लेकिन पर्पस क्या है उसका? ज्यादातर बच्चे जिन्होंने रिटर्न में अप्लाई किया था, या आप कभी भी किसी भी कंपनी के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, यदि मान लो 100 बच्चे यदि रिटर्न क्लियर करते हैं, 100 बच्चे यदि बैठते हैं किसी भी कैंपस के अंदर, अब ये डिपेंड करता है कैंपस कौन सा है, कितने पैकेज वाला कैंपस है ना। वो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, ब्लू चिप कंपनी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कंपनी है कौन सी, राइट। यदि वो एक लार्ज कैप कंपनी है तो मान के चलिए 100 बच्चे बैठे हैं और उनको यदि नंबर्स कम चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ मात्र 20 बच्चों को शो किया कि भाई दीज आर द 20 स्टूडेंट व्हिच हैव क्लियर्ड आवर फर्स्ट राउंड मींस एप्टीट्यूड राउंड से रिटन राउंड। इन्होंने हमारा पहला फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया जिसको रिटन, तो उन्होंने 80 बच्चों को तो वही बाहर निकाल दिया। आप समझ रहे हैं? 100 में से 80 बच्चों को उन्होंने तुरंत से ही वहां पे बाइफिकेट कर दिया, निकाल दिया। इसका मतलब कि ज्यादातर बच्चे जो है वो बाहर निकल चुके हैं ऑलरेडी, जिनका रिटन में क्लियर नहीं हुआ। तो बचे हुए लड़के कितने? 20। अब जो 20 बच्चे बचे हुए हैं उसमें उनका होने के चांसेस क्या है, ज्यादा या कम? क्या सर लगता है आपको? अधिक ज्यादा है। ज्यादा है ना। तो जो बचे हुए रिमेनिंग जो 20 स्टूडेंट है, अब उनके चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा है। ये ठीक उसी तरह से बात होगी कि मान लो भी मैंगो का सीजन है, ठीक, मैंगो का सीजन है और आप किसी वेंडर के पास गए और आपने बोला कि सर कैसे मिल रहा है ये पर केजी, तो उसने बताया कि 80 रुपीज पर केजी। आपने कहा कुछ कम करो, तो उसने बोला नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो इतने पैसे भी देंगे आपको। तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम 80 रुपीज में लेने के लिए अग्री करते हैं, लेकिन जो हमें लेना है हम वही लेंगे, आप पिक कर देंगे, आप हम चूज करेंगे इसमें से। उसने बोला ओके डन, आप चूज कर लो क्या आपको चूज करना है। तो क्या आपके 80 रुपीज लेने के बाद के जो भी आम बचेंगे, जो भी आम बचेंगे, आपने तो बहुत अच्छे अच्छे आम चुन लिए, तो क्या जो बचे हुए आम है वो सब खराब है क्या, जो बच गए आम उस पे वेंडर के पास? नो सर। नहीं। ठीक उसी तरीके से एक कैंडिडेट जो होता है, यदि उसका सिलेक्शन किसी कंपनी में नहीं हुआ, मान लो किसी भी कंपनी में नहीं हुआ, या वो कंपनी उस बच्चे को नहीं चुनती, इसका ये मतलब नहीं कि वो लड़का खराब है। इसका ये मतलब है कि हो सकता है कि उस कंपनी की रिक्वायरमेंट कुछ रही हो ऐसी जो आप उसमें फिट इन नहीं बैठते हो, तो कोई दूसरी कंपनी ले जाएगी। हाँ हो सकता है कॉस्ट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, पहली कंपनी आपको 6 लाख रुपए का पैकेज दे रही थी, हो सकता है सेकंड कंपनी आपको 5 लाख का ही पैकेज दे, बट इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर मच। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि हमारा वो पैकेज कितना डिफरेंशिएट कर रहा है। इंपॉर्टेंट इज द सिलेक्शन एंड द कंपनीज ब्रांड, कंपनी कौन सी है और हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, ये मैटर ज्यादा करता है। बच्चों शुरुआत के कुछ दिनों तक जब तुम अपना करियर स्टार्ट करोगे, किसी भी कंपनी में नौकरी जब करना शुरू करोगे, उसमें स्टार्टिंग में दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, ये बात मेरी लाइफ टाइम के लिए याद रखना। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं, एक तो होता है नाम और दूसरा होता है काम। नाम और काम, नाम मतलब कि किस कंपनी के साथ तुम एसोसिएटेड हो और तुम्हें काम क्या दिया गया करने के लिए। और जब तुमने उस कंपनी के अंदर 3 से 4 साल बिता लिया, अपनी क्रेडिबिलिटी शो कर दी, अपने प्रोमिसेस तुमने कमिटमेंट दिखा दी, अपना वर्क उसमें तुमने करके सेटिस्फाई कर लिया उनको, आपको खुद को, उसके बाद जो चीज मैटर करती है उसका नाम है दाम। पहला क्या था? नाम, दूसरा क्या था? काम, और थर्ड क्या है? दाम। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आप लोग मुझसे गुस्सा हो गए क्या फिर? नो सर। अच्छा अच्छा, मुझे लगा गुस्सा हो गया आप लोग। तो जैसा मैंने कहा ये 3 चीजें हैं, नाम, काम और दाम। तो इम्पोर्टेंट इज कि अभी आप शुरू में अपना जब करियर स्टार्ट करेंगे तो वहां सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों पर आप फोकस ज्यादा रखेंगे, नाम पर और काम पर। कि आपको काम में क्या दिया गया, डोमेन क्या है आपका, और आप किस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि वही कंपनी, जैसे किसी लड़के ने बोला
सर आई हैव वर्क फॉर टीसीएस 3 years, मैंने 3 साल टीसीएस के लिए काम किया है, ठीक है। अब जैसे टीसीएस का आपने नाम लिया कि मैंने 3 साल 4 साल काम किया है, तो उसके बाद फिर आप जहां बोलोगे वो आपको वहां सिचुएट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस के साथ आपने एसोसिएशन रखा है अपना, आपको सारे कॉर्पोरेट के नॉर्म्स पता होंगे, आपको प्रोटोकॉल्स पता होगा, आपको एक जो सर्विस होती है कॉर्पोरेट सर्विसेज वो आपको आइडिया होगा, आपको एचआर के रूल्स पता होंगे, मतलब उनके दिमाग में ये पहले से ही है कि दिस गाय इज अ कॉम्पिटेंट गाय, ये लड़का कॉम्पिटेंट गाय है, एंड ही इज परफेक्टली अ ट्रू मैच फॉर अ कंपनी, इफ ही वर्क विद अ गुड कंपनी देन सर्टेनली ही कैन बी कंफर्टेबल विद दिस एज वेल, हमारे साथ भी ये इजीली आसानी से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, कभी कई बार लड़के ऐसा सोच बैठते हैं कि ये टेस्ट रिजेक्शन का है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, जितने बच्चों को रिजेक्ट होना था वो ऑलरेडी मोस्टली जो है वो ऑलरेडी रिटन में रिजेक्ट हो चुके हैं। अब आपके पास जब इनविटेशन दिया गया है जीडी और पीआई के लिए, तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। यस तो सर। दो प्रकार का टेस्ट, एक मैंने प्री बताया, प्री का मतलब हो गया रिटन, और पोस्ट का मतलब हो गया जीडीपीआई। तो हम लोग बात अभी फिलहाल कर रहे हैं पोस्ट की, मतलब प्री के बाद, रिटन के बाद, जीडीएनपीआई विच इज पोस्ट रिटन टेस्ट सिनेरियो। इसके नीचे थर्ड पॉइंट लिखा है येल यूनिवर्सिटी रिसर्च। ये आपको याद होगा, मैंने गोल सेटिंग की क्लास में ये 97% और 3% वाला फॉर्मूला आपको बताया था, याद है कि मैंने यस जब सर। गोल सेटिंग की जब डे 1 क्लास ली थी, तो मैंने आपसे ये बात करी थी कि 97% पीपल आर दोज हु डू नॉट हैव गोल टू द माइंड, ओनली 3% पीपल हैव डू गोल, एंड आउट ऑफ दोज 3% 2.56% गेट इट इन व्हाट एक्चुअली दे लुक फॉर। ये मैंने आपको शायद पिछले सेशन में बताया था, ठीक? तो गोल के रिस्पेक्ट में मैंने ये कहा था कि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो अबाउट योर goal, you want to know how to pave and what obstacles you would face and how to cross through, जो भी आपको बाधाएं आनी है उसके लिए आपने क्या सोच रखा है, जो आपकी प्रॉब्लम्स उसके सोल्यूशन के लिए क्या सोच रखा है, इफ जो आपने प्लान कर रखा है यदि वो नहीं हुआ तो व्हाट नेक्स्ट, इसके बारे में क्या, मतलब ऑल थिंग्स यू हैव ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड। ये जो जीएस लिखा है इसको हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में गोल सेटिंग ही कहते हैं। ये कौन करता है, ये लीडर्स करते हैं। लीडर्स के दिमाग में हमेशा एक विजन बना होता है, विजन दिमाग में रहता है कि हमने ये अचीव कर लिया, अब इसके बाद हमें मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है। तो आपका भी वैसे ही है, सारी चीजें आपको एक डेडलाइन के साथ करनी चाहिए, मतलब टाइमलाइन के साथ करनी चाहिए, आपके दिमाग में प्लान पहले से होना चाहिए कि दीज थिंग्स इफ आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, माय नेक्स्ट लुकआउट इज टू क्रिएट नेक्स्ट डेस्टिनी इन सो एंड सो टाइम, इतने समय में मुझे ये सेकंड चीज मेरे को कर लेनी है, ठीक। ये टूल्स वाली बात जो मैंने पहले ही से बता रखी है, जिसमें हम लोग अभी क्लास ही कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, एक्सटेम्पोर। ये एक्सटेम्पोर पता है ना कि इमीडिएटली आपको टॉपिक दिया जाता है जिसपे आपको तुरंत से कुछ बोलना होता है। ग्रुप इंटरव्यू आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, सुना है क्या ग्रुप इंटरव्यू? यस सर, इसमें विभिन्न 5-6 स्टूडेंट्स को बिठा लेंगे और साथ में सभी का इंटरव्यू लेते हैं। नहीं, ब्रांचेस अलग अलग हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता। मान लो कि इफ यू हैव क्लियर्ड द रिटन, आई हैव कॉल्ड इन 70 स्टूडेंट इन वन मूव, एक साथ हमने 6 7 8 बच्चों को बुला लिया, हमने उनको बोला सिट डाउन, और सबसे बुलाने के बाद हमने सबसे बोला यस नाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या हमने कुछ एक ऐसा क्वेश्चन बोला, मैंने बोला यू आंसर फर्स्ट, देन यू आंसर, देन यू आंसर, मतलब एक साथ 8 बच्चों को बैठा करके एक साथ इंटरव्यू करते हैं। ये कौन करता है? हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कुछ बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसे फॉलो करते हैं। उसमें एक सबसे पहला नाम आता है एसपी जैन का। एसपी जैन हैज गॉट 3 सेंटर्स इन होल वर्ल्ड। फर्स्ट इज एट नवी मुंबई, सेकंड इज सिंगापुर एंड थर्ड इन दुबई। इनके 3 सेंटर हैं और ये लोग ग्रुप डिस्कशन नहीं कराते। इनफैक्ट ये लोग रिटन भी नहीं कराते, एसओपीज नहीं कराते, ये डायरेक्टली से बच्चों का ग्रुप इंटरव्यू कराते हैं। तो पहले वाला जो इंटरव्यू होता है वो 40 से 50 मिनट का होता है। जब 8 बच्चों को बुला करके फिर ये 4 बचते हैं, तो 4 में से मान लीजिए उन्होंने 4 को नेक्स्ट राउंड में बुलाया, 4 को रिजेक्ट कर दिया, तो जो 4 बच्चे बचे उनका सेकंड राउंड इंटरव्यू होता है जिसको बोलते हैं ग्रुप इंटरव्यू स्टेज 2। उसमें से भी वो लोग क्रॉस क्वालिफाई है ना, क्रॉस क्वालिफाई करके किसी एक बच्चे को शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उसके साथ दोबारा इंटरव्यू करते हैं। तो ऐसे वो 3-4 राउंड में इंटरव्यूज होता है। पहला वाला 40-50 मिनट का, दूसरा वाला 20-25 मिनट का, और तीसरा वाला ऐसे 10-15 मिनट का इंटरव्यू, ठीक है। जस्ट 1 मिनट प्लीज। स्क्रीन ऑफ हो गई थी, आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर, यू आर ऑडिबल। मैं दोबारा स्क्रीन वापस से शो कर रहा हूँ आपको।
हम लोग यहाँ पे थे, ठीक। तो ग्रुप इंटरव्यू के बारे में मैं बता रहा था, और एक होता है TAT टैट, जिसको हम लोग बोलते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये IIM अहमदाबाद कराता है, और भी जो IIMs के ब्रांचेस हैं वो कराते हैं। वो लोग WET भी कराते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। कुछ लोग इसको राइटिंग एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। इसके दोनों मतलब होते हैं। केस स्टडीज का मतलब मैंने आपको कोई केस दे दिया, केस स्टडी मतलब समझते हैं ना, कोई केस दे दिया, कोई सिचुएशन दे दी, फिर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट विल द सॉल्यूशन फॉर दिस, और ये भी एक कागज पे पहले से केस लिखा हुआ होता है। और रोल प्ले का मतलब होता है कि मान लीजिए 8 लोग 10 लोग बैठे हुए हैं, मैंने बोला भाई इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना, या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैंने बोला मान लो आप फिनेंस मिनिस्टर हो, आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप प्रेसिडेंट हो, आप डिफेंस मिनिस्टर हो। अब मेरे को बताओ कि यदि आपको डिप्यूट कर दिया गया इन सारे अलग अलग पावर्स के साथ, तो आप बताओ कि यदि आप होते, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको छोड़ दीजिए आप, यदि आप होते तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालते। इस तरह को बोलते हैं इंग्लिश में रोल। किसी दूसरे का काम को आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है कि आप बताओ व्हाट द बेस्ट सोल्यूशन यू कैन प्रोवाइड। दिस इज कॉल्ड रोल प्ले। ये सारी चीजें अलग अलग जगह पे होती हैं। फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ फिलहाल फोकस ज्यादा करना है, GD और PI के ऊपर ही फोकस करना है, लेकिन ये सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, ठीक। इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है PDP वोकैब, PDP वोकैब। इसमें 2 साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड। आपको ये बताना है कि लेफ्ट साइड का वर्ड सही है या राइट साइड का वर्ड सही है। मतलब ये कि ग्रुप डिस्कशन करते समय हमें किस तरफ के शब्दों को ज्यादा बोलना चाहिए, या इंटरव्यू देते समय हमें क्या वर्ड बोलना चाहिए। जो लेफ्ट का वर्ड दिया है वो वाला वो यूज करना चाहिए ज्यादा, कि राइट साइड का वर्ड हमें यूज करना चाहिए, ये आपको यहाँ बताना है। बातें क्लियर है? यस while सर। doing while doing group discussion or personal interview, which side word we should more prefer, left side or right side? This is the question। ये प्रश्न है आपका। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, और मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, इसमें से वर्ड कोई गलत या सही नहीं है एग्जैक्टली, ना लेफ्ट का सही है ना राइट का सही है। जिन पर्पसेस से, जिन कारणों की वजह से, द रीजन फॉर विच वी आर यूजिंग लेफ्ट और राइट आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्चुअल थिंग। इसमें से गलत या सही कुछ नहीं है। जो कारण हम मैं बताऊंगा, उन कारणों की वजह से लेफ्ट साइड का वर्ड या राइट साइड का वर्ड में से कोई एक सही माना जाता है। ओके, तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट रीजन, नॉट ऑन जस्ट वर्ड्स। वर्ड्स गलत या सही नहीं है, रीजंस हैं, आपको उसी पे फोकस रखना है अपना। फर्स्ट क्या लिखा है, पढ़िए जरा, लेफ्ट साइड वाला वर्ड क्या लिखा है। 3 वर्ड लिखे हैं, पढ़िए क्या लिखा है। वी और अस। ठीक, मैं चाहूंगा कि कुछ और भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किया करें। कुमरेंद्र तो इज सो नाइस गाय, ही यूज्ड टू आंसर ईच क्वेश्चन। व्हाई डोंट यू डू सो? आपको भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए, बोलना चाहिए। कोई और बोलिए आप में से, क्या लिखा है फर्स्ट 3 वर्ड्स। वी और वेरी नाइस, वी आर अस, राइट, वी आर अस। और राइट साइड में वर्ड लिखा है आई मी माई, आई मी माई। क्वेश्चन इज कि सर वी आर अस सही है कि आई मी माई सही है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वी शुड ऑल लव अ कंट्री, वी शुड ऑल लव आवर कंट्री, हम सबको अपने देश से प्यार करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बात ये आ रही है कि किसको किससे प्यार करना चाहिए, किसको, हम सबको। अरे हम सबको तो ये नेताओं की लैंग्वेज है, पॉलिटिकल लैंग्वेज है, राइट। इसमें किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, इंडिविजुअल किसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं हुई। जैसे ही मैंने बोला आई शुड लव माई कंट्री या आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखा, स्पेसिफिक। यहाँ पे जो शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिखाई है वो इंडिविजुअल है, और वहां पे चीजें क्या है, जनरल। ठीक, तो हमें क्या चूज करना है, स्पेसिफिक ना कि जनरल। तो मैंने रीजन आपको बताया। जैसे अब जैसे हम नेताओं की लैंग्वेज क्या होती है ना, आर इंडिया शुड बी करप्शन फ्री, जबकि सबको पता है कि हु इज क्रिएटिंग ऑल, है ना, आर इंडिया शुड बी completely clean India, India should be clean India, right, we should not deteriorate the level। मतलब जो भी वो प्रवचन दे रहे हैं, जो भी वो फिलॉसफी दे रहे हैं, उस फिलॉसफी में क्या है, जनरल स्टेटमेंट है। सबको पता है कि हमने आपको चुना है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू डू समथिंग फॉर इट, एंड यू वुड बी ट्राइंग, बट डू नॉट से दिस इफ यू आर इन पावर। यदि आपको पावर डिप्यूट कर गई तो इट इज नॉट फर्स्ट एंड लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स टू रिकवर द इश्यूज। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है आपको पर्पस? पहले वाले का एग्जांपल का समझ में आया, सेंस क्या है? यस सर, वी यस आर सर, अस, गॉट इट। है ना, वी आर अस जनरल है, और आई मी माई सेल्फ क्या है, स्पेसिफिक है। इसलिए हमें राइट साइड का वर्ड बोलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बताओ आप ये करते हो,
तो आपने बोला हम सबको ऐसा करना चाहिए। इंटरव्यूअर पूछ रहा है क्या आप करते हो, डू यू प्ले फुटबॉल? अब आप बोल रहे हो हम सबको फुटबॉल खेलना चाहिए एंड दैट मेक्स अ बॉडी फिट एंड फाइन, है ना, इट इज फॉर आवर फिटनेस फ्रीक, आई एम अ फिटनेस फ्रीक। आप इंडिविजुअल बात करो ना, ही इज टॉकिंग टू यू शुड टू टॉक टू हिम रिगार्डिंग दैट, मतलब आपको डायरेक्टली 1-to-1 आंसर देना चाहिए। वेल, नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है सेकंड, क्या लिखा है? कैन, मे, ट्राई, हैव। नहीं, उसके ऊपर क्या लिखा है? एनी सम। एनी Yes. सम। वेरी ट्रू, एनी सम, और उसके साइड में थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, वो और वन लिखा हुआ है, और वन, राइट। तो एनी और सम का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा आई वांट टू गेट सिलेक्टेड, आई वांट टू गेट सिलेक्टेड इन एनी गुड कैंपस, एनी गुड कैंपस, आई वांट टू गेट सिलेक्टेड इन एनी गुड कंपनी, आई वांट टू, आई विल मैरी एनी गर्ल, आई विल मैरी एनी गर्ल, मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूंगा, मैं किसी भी कंपनी के अंदर शॉर्टलिस्ट होना चाहता हूँ। ये किसी वर्ड को बोलने में बड़ा अजीब लगता है, नहीं? और जब आपने बोला आई वांट टू गेट सिलेक्टेड इन वन गुड, आई वांट टू गेट सिलेक्टेड इन वन गुड कंपनी, ये सुनने में अच्छा लग रहा है या पहला वाला सुनने में अच्छा लग रहा था? बताइए। तो सेकंड वन अच्छा लग रहा सेकंड वाला, है, पहले वाला था। यस। तो सेकंड वाला स्पेसिफिक है और फर्स्ट वाला क्या था? जनरल। तो पिछले वाले एग्जांपल में भी आपने यही नोटिस किया था कि फर्स्ट वाला जनरल था, सेकंड वाला स्पेसिफिक था, इसलिए सेकंड वाला सही था। अब नेक्स्ट लिखा है कैन, मे, ट्राई, हैव टू, और साथ में क्या लिखा है उधर, उसके स्ट्रेट में क्या लिखा है? शैल, विल। यस, शैल और विल। अब जैसे मान लो आप मैंने कहा कि आई मे कम टुमारो, आई मे कम टुमारो, कल मैं शायद आ सकता हूँ, मतलब शायद जिसमें ज्यादा ही लग रहा है। आई कैन कम टुमारो, मैं आ सकता हूँ, मतलब इसमें श्योरिटी नहीं दिख रही है, इसमें डिटर्मिनेशन नहीं दिख रहा है। और जहां मैंने बोला आई विल कम टुमारो, मतलब यहाँ 100% डिफाइंड है कि मैं आऊंगा, मतलब मैं आऊंगा, इसमें आ सकता नहीं हूँ, फॉर श्योर आऊंगा। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, जो आप बोल रहे हैं वहां कोई डाउट नहीं है सेकंड वाले में। और फर्स्ट वाले में डिलेमा है, क्या है? डिलेमा, है ना, एम्बिग्यूटी दिख रही है वहां पे। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एम्बिग्विटी। सस्पेक्टेड है, मतलब एम्बिग्यूटी दिख रही है, डिलेमा दिख रहा है। ठीक है, चलिए। इसी तरह एक वर्ड लिखा है थिंक और फील, ये बड़ा मजेदार वर्ड है, थिंक और फील। ये तो इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगा कि आप कभी भी किसी से भी बात करते हो ना, ये वर्ड हमेशा बच्चों याद रखना, कहीं कैसे बोलना है, बस थिंक बोलना है कि फील बोलना है। एक जो लड़का अभी अपना करियर स्टार्ट करने वाला है, जिसके पास किसी प्रकार का कोई अभी तक का एक्सपीरियंस नहीं है, उस बच्चे को हमेशा वर्ड फील बोलना चाहिए, या फील बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में, जब तुम ग्रुप डिस्कशन करोगे, लोगों से बात करोगे, तो वहां भी तुम्हें फील वर्ड यूज करना चाहिए। व्हाट आई पर्सनली फील अबाउट द टॉपिक इज दिस, मैं जो पर्सनली फील करता हूँ उस टॉपिक के ऊपर वो ये है, राइट। तो फील वर्ड का हमें प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा वर्ड क्या था? थिंक। फील की हिंदी होती है महसूस करना, और थिंक का हिंदी क्या होता है? सोचना। मैं ऐसा सोचता हूँ, और जब आदमी दिमाग से सोचता है तो उसके दिमाग में प्रॉस एंड कॉन्स दोनों आते हैं। आदमी थोड़ा एनालिटिकल सोचता है, मतलब उसमें लॉजिकल सोचना स्टार्ट करता है, वो थोड़ा रीजनिंग करता है उसके अंदर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो थिंक करना इज एनालिटिकल थिंग, और फील करना इज योर राइट, ये आपका अधिकार है, फील करना। गॉट इट? ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया क्या, फील और थिंक का? यस सर। जैसे मैं कोई चीज महसूस करता हूं, तो मेरा पूरा राइट बनता है कि मैं अपनी बात कह सकता हूं दूसरे से कि मैं क्या फील करता हूं, मैं अच्छा फील कर रहा हूं, खराब फील कर रहा हूं। या मैंने, किसी ने मेरे को पूछा क्या लगता है सर आपको इंडिया को चाइना के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, तो मैंने बोला कि हाँ, अटैक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें डेयरली उनको जवाब देना चाहिए, हमको उनको काउंटर फीट करना चाहिए, हमें उनको अपने तरफ से ये शो कर देना चाहिए कि उनकी तरफ से जो कार्रवाइयां हो रही हैं हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इफ शेल दे डू फॉर एक्विजिशन ऑफ अ लैंड, यदि हमारे वो जमीन का मतलब अधिग्रहण करते हैं, राइट, इंपैरलिज्म करते हैं, कॉलोनिज्म करते हैं, इंपैरलिज्म, कॉलोनिज्म, ये सारी चीजें करते हैं, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेरा फील है। अब इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आर्मी चीफ आप हो, फील करने का काम कोई भी कर सकता है एज अ सिविलियन। और मैंने बोला थिंक क्या करते हो आप, तब आप थिंक करने में व्हाट आई पर्सनली थिंक कि सर इन इफ यू शैल लुक बैक, यदि आप वापस पहले का देखें तो 1961 एंड आल्सो दे अटैक्ड ऑन अस,
और ड्यूरिंग दैट टाइम द गवर्नमेंट वाज, मतलब आप मेरे को जो भी बता रहे हैं वो तथ्यों के साथ, उसमें आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं खुद एक बड़ा विद्वत आदमी हूं, जो मैं सोच रहा हूं वही सही है और वही मान्यता सत्य है। ये कहना गलत है, ठीक है, क्योंकि मैं ही सच बोल रहा हूँ और सारे लोग जो सोच रहे हैं वो पता नहीं उनकी सोच क्या है, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो तो 100% सच है, क्योंकि मेरे पास ये फैक्ट्स है। हो सकता है कि आपकी जो फैक्ट्स है वो सही हो, उसके बियॉन्ड भी बहुत से फैक्ट्स हो जो बचे हुए हों, राइट। तो थिंक के बजाय ये वर्ड बोलना स्टार्ट कर दो, व्हाट आई पर्सनली फील। मैंने पूछा, एग्जाम्पल मान लो इंटरव्यू में तो मेरे पास आए और मैंने पूछा कि व्हाट इफ, क्वेश्चन है, थिंक एंड फील से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने बोला कि व्हाट इफ another company will give you, what if another company will give you a chance to be a part of them once if you're shortlisted with us, so shall you join them or not? मैंने कहा कि आज हमने आपको हमने आपको ज्वाइनिंग दे दी, हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया, और क्या हो यदि आपके कॉलेज में एक दूसरी कंपनी आए और यदि वो भी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? तो आप ये नहीं बोल सकते व्हाट आई थिंक अबाउट द सिचुएशन इज, I'll see which company is offering more package, what is their role and responsibility given as per their functionality and against position, accordingly I'll decide whether I should go for it or not. अब ये प्रवचन मत दीजिए उनको, आप तो एक लाइन में ये बोलो, so what personally I believe या what personally I feel, right? ये आपका अधिकार है फील करना। तो what I personally feel that कि I will go with your company only because you are the first one who shown your trust on me. So sir, salary does not matter, wages does not matter much, as it's my life first career platform, you given me this opportunity, so I certainly continue with you sir. मैं आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहूंगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बच्चों? थिंक और फील का डिफरेंस? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब तुम देख रहे हो एक मजेदार चीज इसमें, ऊपर में एक तरफ अभी देखा तुमने, वो एनी और सम के अगेंस्ट में लिखा था और वन, और देखो चौथे वाले में क्या लिखा है, यहाँ पर भी वन लिखा है लेकिन लेफ्ट साइड में लिखा है कि वन एंड यू, और इधर लिखा है वी। अब मैंने कहा, मान लो सेंटेंस बोला, वन शुड डू दिस, वन शुड क्लीन इंडिया, वन शुड क्लीन इंडिया। अब वन शुड क्लीन इंडिया की हिंदी क्या होती है? कि मतलब हर किसी को अपने जो है देश को साफ सुथरा रखना चाहिए। वन शुड में हम टारगेट नहीं कर पा रहे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम बोल किसके बारे में रहे हैं। किसी कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं, किसी इस पर्सन स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता। और जब मैंने ये बोला वी शुड ऑल ट्राई, वी शुड ऑल कम टुगेदर, यूनाइट टुगेदर टू क्लीन आवर इंडिया, अब यहां साफ समझ में आ रहा है कि हम पूरे लोग एक कंबाइंड एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, एक कंबाइंड एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, सहयोग की बात कर रहे हैं, सामूहिक एक सहयोग की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम सबको मिल करके अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक, तो देखा यहाँ पर वी का सेंस जो निकला वो पॉजिटिव सेंस में निकला, और जो वन और यू का सेंस निकला वो नेगेटिव सेंस में निकला। और ठीक तुम ऊपर देखो जरा, उसमें वी कहाँ लिखा था? लेफ्ट में लिखा था। और आई मी माई कहाँ लिखा था? राइट में। तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि जो पर्पस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वर्ड्स। मतलब रीजन, जिस रीजन से आप वर्ड को यूज कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन words. You cannot say that कि these words are wrong, but you should understand कि with purpose for you're using that word, किस कारण से आप उस word को use कर रहे हो। अभी तक कोई डाउट? नो सर। चलिए, अब देखिए एक वर्ड लिखा है प्रॉब्लम और एक लिखा है चैलेंज। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट वर्ड है। कोई लड़का आके बोलता है, मान लो कोई लड़का आके बोलता है सर आई हैव अ प्रॉब्लम, तो समझ में आता है भाई प्रॉब्लम है, ठीक है। और कोई आकर के ये बोलता है सर आई हैव गॉट अ चैलेंज, कि मेरे को चैलेंज है। सुनने में ज्यादा ताकतवर कौन सा लग रहा है बताओ? प्रॉब्लम या चैलेंज? सेकंड वाला है ना, चैलेंज। यस सर। चैलेंज बोलने से ऐसा लग रहा है कि सर मुझे याद है कल वाली क्लास में सर आपने एक हम लोगों को वर्ड बुलवाया था कि सम पीपल सी थिंग्स एज दे आर एंड से व्हाई आई ड्रीम्ड ऑफ इन दोस थिंग्स व्हिच वर नेवर कम टू आस्क मी व्हाई नॉट। याद है ना, कल मैंने क्लास में बुलवाया था आप लोगों से, और आप सबसे पूछा था कि दोनों में से ज्यादा ताकतवर शब्द कौन सा है, वाई या वाई नॉट? तो आप सबने मुझसे कहा था सर वाई नॉट। वाई नॉट जो है वो ज्यादा ताकतवर शब्द है इन कंपैरिजन टू वाई। ठीक है, तो मेरा भी यही कहना है कि जब आप चैलेंज बोलते हो तो आपको ऐसा लगता है आपके पूरे शरीर के अंदर की जो सारी ताकतें हैं सब एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं उस काम को पूरा करने के लिए।
शायद किसी एक मूवी में मैंने कहीं सुना है, एक डायलॉग है, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा डायलॉग है, कायनात की क्या था से वो, एक बहुत अच्छा सा डायलॉग मैंने कहीं सुना है, बताइए जरा वो डायलॉग आप में से किसी को याद हो तो। आप में से किसी को वो डायलॉग याद है? एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि कायनात की सारी चीजें मिल जाती हैं, कुछ ऐसा ही करके डायलॉग है हिंदी का, बहुत अच्छा डायलॉग है वो, जो इस सिचुएशन को बहुत सूट करता है चैलेंज के लिए। क्या है ये? आप लोग किसी से कोई बातचीत नहीं करते क्या? हेलो, यस सर। आप लोग बोलते नहीं है क्या? जैसे बोलते मेरे हैं को लग रहा है कि मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बातचीत करने में बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आप लोग, ऐसा है क्या? नहीं सर, वो डायलॉग याद नहीं आ रहा था। अच्छा, डायलॉग याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, किसी और को याद आ रहा होगा फिर। यस सर। याद आ गया? चलिए बताइए जरा। वो जब हम किसी चीज को करना चाहते हैं मतलब शिद्दत से, तो सारी हाँ कायनात हाँ, मिलाने की कोशिश करती है। और वेरी जब गुड, बहुत अच्छी बात, करने बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने सेंटेंस बोला कि जब हम किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से हम जब चाहते हैं तो कायनात की छोटी बड़ी हर एक चीज उसको उससे मिलाने में साजिश करने लगती है, राइट? मतलब उसको मिलाने में सहयोग करती है, करेक्ट? तो बच्चों वैसे ही वर्ड चैलेंज भी वैसे ही है। जब चैलेंज बोलते हो तो ऐसा लगता है कि खून का आपके अंदर के बॉडी का हर एक कतरा जो है वो आपको सपोर्ट करने लगता है कि आप इसे बियॉन्ड जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसके आप 1000 टाइम बियॉन्ड भी कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट बिगर देन योर गट्स, द प्रॉब्लम इज नॉट बिगर देन योर पोटेंशियल, ठीक है? और जो उसके बाद का वर्ड लिखा है इफ और देन, देखो मूवी आप लोग देखते हो कि नहीं, मूवीज देखते हो? यस सर। आप लोग को मूवी देखना पसंद है? अच्छा, समटाइम्स। समटाइम्स, ठीक, ठीक है। पढ़ाई तो समटाइम्स करना पसंद नहीं है ना, ऐसा नहीं कि पढ़ाई भी समटाइम्स ही करना पसंद हो। नो सर, वो तो उसका तो एक रूटीन है। अच्छा, उसका फिक्स एक रूटीन है। चलिए, हर एक यस चीज सर। की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, हर एक चीज का अपना एक पर्पस है। और जहां तक सवाल मूवी देखने का है, तो मूवी देखने में कोई बुराई नहीं है, यदि आप उससे कुछ अच्छी चीजें रिकलेक्ट करते हैं, अच्छी चीजें कुछ आप उससे सीखते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर्पस और इंटेंशन आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस पर्पस के साथ और क्या हमारे इंटेंशंस हैं, राइट? पर्पस और इंटेंशन, दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं होती, दुनिया में कोई भी चीज सही नहीं होती, डिपेंड करता है कि आपकी सोच और हमारी नीयत कैसी है। एम आई राइट? परफेक्ट सर। यस सर। जी, गलत और सही कुछ नहीं होता, मूवी देखना कोई बुरी बात नहीं। मेरा एक स्टूडेंट था, वो BHU वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट था, और फिजिक्स उसको बहुत अच्छी लगती थी, फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए मतलब वो पागल था वो लड़का। और उसको एक साथ में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको नॉवेल पढ़ने की बहुत बुरी आदत थी। नॉवेल आती है, नॉवेल आती है ना, जिसको यस बोलते हैं सर। नॉवेल, इंग्लिश, वो भी इंग्लिश नॉवेल पढ़ता था वो, एक दिन में एक नॉवेल वो चट कर जाए, जबकि नॉवेल कितनी बड़ी होती है, अब बल्कि होती है, मतलब हैवी वेट का होता है नॉवेल। तो लोगों को पढ़ने में एक एक महीने लग जाते हैं, कम से कम 15 दिन 20 दिन तो लग ही जाते हैं, इतने पन्ने होते हैं उसमें, छोटे छोटे पन्ने होते हैं। वो लड़का क्या करता था, किसी दुकान के पीछे बैठ के या कभी क्लास में, तो कहीं भी बैठा हुआ आपको मिल जाएगा, और लोग उसको पागल समझते थे। लोग उस लड़के को पागल समझते थे, यार इसका तो कोई काम नहीं है, इसका बस एक ही काम है कि नॉवल पढ़ता है। और हॉस्टल में रहता था वो। तो जब सारे लड़के सो जाएं तो उसको उठने का टाइम होता था, जब वो सब लड़के सोते थे तो उसको उठने का टाइम होता था। और जब सब मतलब उल्टा काम करता था वो, रिवर्स ऑर्डर में। जब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया तो मालूम चला कि उस लड़के ने टॉप किया है। तो फिजिक्स में उसके 99 कुछ के आसपास आए थे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU में लगभग 1,30,000 बच्चे थे। उस 1,30,000 बच्चों में जिस लड़के का नाम नंबर 1 पे आया हो, तो वो लड़का कोई मामूली बच्चा तो नहीं हो सकता, राइट? तो सबसे ज्यादा धक्का पता है किसको लगा? सबसे ज्यादा अंदर से प्रहार हुआ वो टीचर, वो फैकल्टी, वो मेंटर और उसके दोस्तों को। उनको लगा कि इसका इतना अच्छा नंबर कैसे आ गया, कोई कभी इसको पढ़ाई करते तो देखा ही नहीं, ये तो जब देखते थे हम सोया रहता था, या तो बस वो नॉवेल पढ़ता रहता था। ठीक है, तो उसकी कॉपी की स्क्रूटनी कराई गई। स्क्रूटनी समझते हैं ना? कॉपी को रीचेक कराया गया। जब कॉपी को रीचेक कराया गया तो ये पाया गया कि इस लड़के का जो नंबर पहले था
स्टिल स्टूडेंट द सेम मार्क्स, उसका वही नंबर अभी भी है उस लड़के का। तो और भी आश्चर्य लोगों ने किया। तो उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम करते क्या हो, कैसे पढ़ते हो, मतलब क्या तरीका है तुम्हारा पढ़ने का, तुम्हारे नंबर ऐसे कैसे आए। तो फिर उसने बताया कि मतलब हमारा जो उठने का टाइम और सोने का टाइम और पढ़ने का टाइम, उसने सारी चीजें एक्सप्लेन करी। तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। और आपको मैं बताऊं, एक अमेरिका की बहुत बड़ी फर्म थी, जब उनको पता चला, सबसे पहले उसका दारासौ में सिलेक्शन हुआ। दारासौ एक बहुत रिच कंपनी है और 1931 काफी पुरानी कंपनी है। फिर उसका ड्यूलाइट यूएस में सिलेक्शन हो गया और अभी लड़का वो प्रेजेंटली माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर रहा है पिछले 5 साल से, राइट। और इंजीनियरिंग उसने कहाँ से करी है मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इंजीनियरिंग उसने कहाँ से करी, फिर फाइनली क्या हुआ। कुल मिलाकर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपकी सक्सेस है वो बोलती है, आपका प्रेजेंट आपका बताता है कि आपका पास्ट क्या था। एम आई राइट और नॉट? आपका यस सर। प्रेजेंट बताता है कि आपका पास्ट क्या था। जब आप एक प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हैं, जब आप मेच्योर लेवल पे आ जाते हैं, तब आपका प्रेजेंट आपका पास्ट बताता है, ठीक है। और यही प्रेजेंट फिर आपका फ्यूचर भी लिख देता है। इसलिए लोग शायद सभी के यही कहते हैं कि हम सबको प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमको अपने प्रेजेंट को बेहतर से और बेहतरीन बनाना चाहिए। पास्ट को लेकर रिग्रेट नहीं करना चाहिए और फ्यूचर को लेकर के ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमको जो करना चाहिए वो प्रेजेंट में जीने की कोशिश करनी चाहिए, जो बहुत टफ है। एक एक्सरसाइज के रूप में ये इतना आसान नहीं है, राइट। ठीक है, तो लोगों का नजरिया आपके प्रति क्या है ये मैटर नहीं करता, आपका नजरिया आपके प्रति खुद क्या है ये बहुत मैटर करता है। लोग आपको पसंद नहीं करते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। कहने के लिए ये बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन ये बातें बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी छोटी छोटी बातें जो बड़ा बड़ा काम कर देती है ना, कहते हैं द स्मॉलेस्ट आइडिया, एक छोटा सा आइडिया आपके दिमाग में आ जाए तो पूरी दुनिया का वो रूप परिवर्तन कर सकता है। और आप देखिए आज प्रेजेंट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसका नाम है मोटिवेशन। किसी भी काम को करने के लिए इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है, राइट। यदि वो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो रास्ता तो खुद पे खुद आप बोल लेंगे और चुन लेंगे। यस या नो? यस सर। यस सर। तो आपको सिर्फ अपने डिजायर को बर्निंग डिजायर बनाना है। डिजायर को बर्निंग डिजायर मतलब जो आपके डिजायर्स हैं वो तो अच्छी बात है, आपको चाहत है कि कुछ आप पाना चाहते हैं लाइफ में, आप कुछ करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको बर्निंग डिजायर बनाइए, उसको थोड़ा ताकत दीजिए। जैसे देखते हैं ना वो पुराने जमाने की जो ट्रेनें चला करती थी, उसमें कोयला, इंजन में कोयला डालते थे तो वो बर्न होता था। जब उसको और तेज, उसको और स्पीड बढ़ानी होती तो कोयला और डालते थे ताकि उसको और ज्यादा क्या मिले, एनर्जी। एनर्जी मिले, एनर्जी उसको और ज्यादा मिले, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², उसको और ज्यादा मिले ताकि वो और तेज स्पीड से चले। तो आपको भी अपने पास डिजायर होना अच्छी बात है, लेकिन उसको बर्निंग डिजायर बनाइए, ठीक। चलिए, तो मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा। तो मैंने ये कहा कि इसके बाद जो एक वर्ड लिखा है इफ और देन, ये दोनों का यूज करना छोड़ दें आप। ये दोनों प्रिटेंटियस वर्ड्स हैं जिसको बोलते हैं बहाने बनाने के लिए होते हैं। यदि मेरे पिताजी मुकेश अंबानी होते, यदि मेरे पास एक बड़ा सा टेबल होता, मेरे पास और भी सुविधाएं होती, मेरे पास अपना पर्सनल एक कार होती, फैमिली कार तो ठीक है लेकिन पर्सनल कार होती, वो भी स्पोर्ट्स कार होती। तो ये जो इफ और देन का मतलब सेंस यही है कि हम बहाना ना खोजे किसी भी चीज को करने के लिए। मन में हमारे ये नहीं होना चाहिए कि यदि ऐसा होगा तब हम ऐसा करेंगे, तो ना वो चीज ऐसी होगी और ना आप वैसा कर पाएंगे। तो ये हमें इफ और देन का प्रयोग नहीं ही करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लेंट एंड सेकंड इज प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ, देखो इसके ऊपर क्या लिखा था, प्रॉब्लम के लिए क्या लिखा था, नेक्स्ट वर्ड चैलेंज। और अभी क्या लिखा है कंप्लेंट के लिए, प्रॉब्लम। इसका मतलब फर्स्ट वर्ड इज कंप्लेंट, सेकंड वर्ड इज प्रॉब्लम और सबसे अच्छा वर्ड क्या है, चैलेंज। चैलेंज। जैसे मान लो आप अपने कॉलेज में पढ़ाई करते हो, आप वहां गए और आपने जाने के बाद अपने मैनेजमेंट में किसी सर से बोला कि सर आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, ठीक। क्या बोला आपने, सर आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। आपको क्या लगता है उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी आपके प्रति, उनका जो रिएक्शन होगा आपको लेके वो कैसा होगा, अच्छा होगा या नेगेटिव होगा, निगेटिव। नेगेटिव होगा। अब मान लो यदि आप FIR, वर्ड सुना है ना, FIR लगवाते हैं लोग,
यस सर। समस्या होती है, FIR लिखवाई जाती है। तो FIR का मतलब क्या, प्रॉब्लम होती है या कंप्लेंट होती है? कंप्लेन। कंप्लेंट। जब आप किसी की शिकायत करते हैं उसको बोलते हैं कंप्लेंट। प्रॉब्लम की हिंदी होती है समस्या, ठीक है। तो प्रॉब्लम वर्ड तो कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन कंप्लेंट वर्ड यदि हम यूज करते हैं तो वो बहुत ही नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो कंप्लेंट से अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम से भी अच्छा वर्ड क्या है कि ये मेरे लिए एक प्रकार का चैलेंज है, मैं देखता हूं कि कैसे नहीं होगा। और जैसे ही आपने ये बोला कि ये देखता हूं मुझसे कैसे नहीं होगा, आपने पूरी ताकत लगा के उसमें जुट जाते हैं और यू डू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग टू कन्वर्ट एंड टू मेक इट हैपन। उसको करने के लिए आपने पूरी ताकत लगा देते हैं। ठीक, ये समझ में आया क्या? सर कुड यू एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जांपल? जैसे मैंने ये कहा, जैसे एग्जाम्पल ये ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि भाई, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने ले लिया कि सर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और आपने बोला कि मेरे को सर अभी थोड़ा सा कुछ डाउट्स हैं और मैं कुछ क्वेरीज हैं, मैं उसको पूछना चाहता हूँ। तो ये हो गई आपकी प्रॉब्लम। आपने अपने टीचर से बात करी, उन्होंने बोला कि अभी आई एम बिजी, विल डिस्कस सम अदर डे, हम किसी और दिन बात करेंगे। तो आपने उनकी कंप्लेंट कर दी मैनेजमेंट से। आपने बोला कि सर I discussed about my problem to the concerned teacher, but he did not answer. I have a complaint. So the reason मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ अपनी चीज। ये हो गया कंप्लेंट। प्रॉब्लम क्या है कि सर के पास भी समय नहीं है, अब मैं समय कैसे उनसे लूँ? तो मैं उनके डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में बना रहा हूँ, और जब उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से जब मुझे वो समय दें तो मैं उस समय को यूज कर लूँ। राइट? यस सर। वो क्या है, वो एक प्रकार का हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि हो सकता है सर जिस समय फ्री हो उस समय मैं ना फ्री हूँ, मे बी ये चैलेंज है ना, लेकिन आपके लिए। यस सर। है ना? या आपने किसी ने आपको ये टोक दिया, तुमसे ना हो पाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना तुमसे ना हो पाएगा, और आपने इस बात को अपने अंदर गुरु मंत्र बैठा लिया कि मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे नहीं हो पाएगा। ऐसा ये बहुत हजार में लाखों में ऐसे कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस तरह का एटीट्यूड होता है, जो मन में ये सोच के बैठ जाते हैं कि देखता हूं कैसे नहीं होगा। लेकिन ये एक एटीट्यूड बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है, और मैंने आपको पहले क्लास में बताया भी है कि एटीट्यूड इज द ओनली सिंगल वर्ड इन एंटायर ऑक्सफोर्ड व्हिच हैज गॉट टोटल 100। A for 1, B for 2, C for 3 ऐसे करके एटीट्यूड का टोटल आएगा 100, कुछ इकलौते शब्दों में से एक। ठीक है, ये क्लियर हो यस गया? सर। तो लेफ्ट साइड के सारे वर्ड्स बच्चों गलत हैं और राइट साइड के सारे वर्ड्स सही हैं। कारण मैंने आपको बता दिया, वर्ड्स गलत या सही नहीं होते, जिन पर्पसेस से मैंने इन वर्ड्स को यूज किया है वो सही या गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस अबाउट, अब आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। आपका आ रहा है ग्रुप डिस्कशन। ठीक, तो हम लोग पहले इसके कंसेप्ट के ऊपर बात कर लें। मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि व्हेन टू मेनी पीपल सिट अराउंड यू। फिलहाल तो अभी आप जान लीजिए कि इस साल जो अभी ये पैंडेमिक है, कोरोना पैंडेमिक की वजह से जितने भी कैंपसेस होंगे वो सब ऑनलाइन कैंपसेस ही होंगे, और ऑनलाइन कैंपसेस में और भी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको अपनी कम्युनिकेशन अप टू द मार्क रखनी पड़ेगी, प्रेजेंटेबल बने रहना पड़ेगा, ड्रेस कोड आपको प्रॉपर एक एंगल पे जहां से आपका बैकड्रॉप मिल रहा हो, है ना, कैमरे से, लाइट का रेजोल्यूशन हाई होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर आपको अपनी निटी-ग्रिटी आपको डिफाइन करनी है। नहीं तो फिर क्या होगा कि सामने वाला आपको देख, क्योंकि मिल तो पा नहीं रहे, आप आमने सामने तो बैठे नहीं है, आपको जो सामने वाला देख रहा है वो कैमरे पे देख रहा है। तो कैमरे पे देख करके बात करने के लिए हमें खुद को भी अपने आप को पहले से शारीरिक और मानसिक, फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रखना बहुत जरूरी है। राइट? यस सर। ठीक, चलिए अभी आता है डिबेट। मैंने बताया था कि डिबेट में क्या अलग होता है। डिबेट में टॉपिक पहले से दे दिया जाता है, और जीडी में टॉपिक इमीडिएटली दिया जाता है, आपको तुरंत दिया जाता है, और तुरंत फिर आपको उसमें सोचना पड़ता है। 20-30 सेकंड के अंदर कुछ प्लान करते हो, सोचते हो कि हमें क्या बात करनी है इस टॉपिक पे, और फिर आप बोलते हो। तो एक में आप अपना ओपिनियन फ्लैश करते हो, दूसरे में आप सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट्स दिखाते हो। कितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि 8 से लेकर के 12, कभी कभी 15 लोग भी एक साथ भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, कितने बच्चों ने रिटन क्वालिफाई करा है, उनके पास कितने स्टूडेंट्स का पूल है, बैकअप है, उस पर डिपेंड करता है कि वो लोग कितने बच्चों को एक साथ बुलाते हैं। देखिए कम से कम 6 के ऊपर ही होते हैं स्टूडेंट्स जिनको वो एक साथ कलेक्टिवली बुला करके जीडी कराते हैं। यहाँ पर भी वर्चुअल आजकल ग्रुप डिस्कशन हो रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि 6-7 बच्चों को हमने बोला कि आप लोग ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आ गए, और सारे बच्चे ऑफलाइन पे हैं, और हमने उनको बोला कि दिस इज द टॉपिक, यू ऑल स्टार्ट नाउ।
आजकल जो ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस पे ऐसे हो रहा है। तो वहां भी देखना होता है कि सबसे पहला बच्चा कौन है जिसने इनिशिएट लिया, बोला तो क्या बोला, कैसे बोला, कितना बोला, राइट। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम उसमें देखते हैं। साइज बता दी मैंने आपको। ड्यूरेशन, ये मान के चलिए कि एक बच्चे पे 1 मिनट के आसपास का समय होता है, लेकिन इंडिविजुअल समय नहीं दिया जाता। ये आपको दे दिया जाएगा कि दिस इज द टोटल टाइम और दिस होल टोटल टाइम इज गिवन टू ऑल दी स्टूडेंट्स। नाउ यू डिसाइड, अब उन्हीं को आपस में ही फाइट करना है, उन्हीं को आपस में कॉम्बेट करना है कि हु शैल बी द फर्स्ट हु विल स्टार्ट इन द बिगिनिंग। शुरू में पहले कौन बोलेगा, बाद में कौन बोलेगा, ये खुद ही वो डिसाइड करते हैं। ये स्टेजेस 3 होते हैं बच्चों। स्टार्ट का, मिड का मतलब मॉडरेटर, एंड का मतलब कंक्लूडर। शुरू किसने करा मतलब इंट्रोड्यूस किसने करा, मॉडरेटर मतलब उसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, एंड का मतलब उसको कंक्लूड कौन कर रहा है। ये 3 लोग जो भी होते हैं उनको बोनस मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बोनस मार्क्स। ठीक, चलो। तो बोनस मार्क्स का सेंस ये है कि इन बच्चों को एडवांटेज होता है कि इनको एक वो मिलता है, माइलेज मिलता है इस बात का कि वो स्कोर ज्यादा कर पाते हैं कॉम्परेटिवली अदर स्टूडेंट, क्योंकि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है ना, शुरू के लिए, बीच के लिए और आखिर के लिए। उस इनिशिएशन की वजह से, उस इनिशिएटिवनेस के लिए इनको बोनस मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि मौका जब आपको मिले स्टार्ट करने का, तो आप यदि कर पाए, अच्छे तरीके से स्टार्ट कर पाए, तो जरूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि आप कोई लड़का, यदि आपको लगता है कि शी इज मिसलीडिंग फ्रॉम द मेन टॉपिक, बातों में भटक करके कुछ और बातें करना स्टार्ट कर दिया, और आप उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप उसको ये बता रहे हैं कि हमारा टॉपिक ये है और हमें ये चीजें डिस्कस करनी है, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। वो कोऑर्डिनेट कर रहा है जो, उसको भी स्कोर ज्यादा मिलते हैं, या जो लास्ट में उसको कंक्लूड फाइनली कर रहा है उसको ज्यादा मिलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में, आपको याद होगा मैंने आपसे पूछा था ग्रुप डिस्कशन क्यों। ठीक, अब कुमरेंद्र आप सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक, मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चों की एक बार अटेंडेंस हो जाए। बीच में मैंने कुछ देर के लिए आपको 30 सेकंड के लिए रोका हुआ है, और आप सभी सिर्फ अपना नाम बताएंगे। ठीक, आप सारे बच्चे 1 बाय 1 अपना नाम बताएंगे। जितने लोग भी इस सेशन के साथ अभी जुड़े हुए हैं वो लोग एक एक करके अपना नाम बताएंगे। यस, और ब्रांच, नाम और ब्रांच, ये 2 चीजें बताएंगे आप जी। विपिन तिवारी सर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। गुड, ठीक है। नेक्स्ट। किसी। हेलो। हेलो, यस सर, हाँ, ट्विंकल खेर, ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, गुड। नेक्स्ट। सर कुमरेंद्र कुमार कुश। यस, फर्स्ट यू ओके प्लीज। जी। नेक्स्ट। सीकू यादव, ईसी ब्रांच। ओके, नेक्स्ट। कुमरेंद्र कुमार कुशवाहा, कंप्यूटर साइंस। ओके, और भी कोई है? नेक्स्ट। अभी फिलहाल कितने लोग? 4 लोग ही जुड़े हैं। सर विपिन। अच्छा, विपिन। विपिन सुन पा रहे हो आप? यस सर, विपिन तिवारी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। मैंने बता दिया सर पहले ही। अच्छा, हाँ, शुरू में बता दिया था आपने। ओके, ठीक। ये 5 लोग ही हैं ना, सिर्फ 4-5 लोग? यस सर। यस चलिए, ठीक। तो बात हो रही थी कि क्या जीडी क्यों होता है, ये हम लोग बात कर रहे थे, क्या जज करने के लिए होता है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे कहा था कि आपका बिहेवियर वो ग्रुप में नोटिस करते हैं कि आप जब अपने जैसे हम उम्र लोगों के साथ जब आप बैठ के डिस्कस करते हैं, तो आपका उसमें बिहेवियर कैसा होता है। आप इरिटेटिंग बिहेवियर करते हैं, या आप बहुत ही कॉम्पेशन के साथ बात करते हैं, आप बहुत ही जेंटलमैन तरीके से बात करते हैं, आप बहुत हम्बल होकर बात करते हैं, आप प्लीज्ड होकर बात करते हैं, या बहुत आप एरोगेंट होकर के बात करते हैं। वो जो आपके बात करने का जो तौर और तरीका है, वो आपका बिहेवियर हमें तभी पता चलेगा जब आप लोगों के बीच में बैठे होंगे, राइट। ये हम पर्सनल इंटरव्यू में कभी नहीं देख सकते या कर सकते हैं। तो इसलिए जीडी, ग्रुप डिस्कशन, इसलिए होती है ताकि वो ग्रुप में आपको देख पाए, नोटिस कर पाए कि मान लो आपने किसी कोई बात कही और किसी ने आपकी बात को काट दिया कि यू आर सेइंग एब्सोल्युटली रॉन्ग। मान लो आपने कुछ कहा और मैंने तुरंत इमीडिएटली आपको बोल दिया कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। अब पता चला आपका दिमाग ही पूरा चेंज हो गया, क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से सोच के बोला था
और सामने वाले आपने आपकी बात को सिरे से ही निकाल दिया, तो आपके मन में कैसे एक्सप्रेशन आएंगे? नेगेटिव नेगेटिव एक्सप्रेशन आएंगे। और कभी कभी ये नेगेटिव एक्सप्रेशन ऐसे आ जाते हैं कि हम फिर चुप हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए, जो नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप कुछ बोलोगे, स्वाभाविक है कि लोग आपके बारे में कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग आपको नहीं भी सपोर्ट करेंगे। ऐसे में हमारा मोरल डाउन उनको देख के नहीं होना चाहिए। हमारा मोरल सबसे इंपॉर्टेंट किसके साथ होना चाहिए? अपने वर्ड्स के साथ। हमारी नॉलेज जो होगी, जो हमारी समझ होगी, उसको हमें बेस बना के आगे ले जाना चाहिए, ना कि लोगों का बिहेवियर देख के काम करना चाहिए। क्वालिटीज में क्या देखा जाता है? क्वालिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाता है आपकी लीडरशिप। व्हाट इज दिस लीडरशिप? ये लीडरशिप क्या है? लीडरशिप का मतलब कि आप इनिशिएटिव लेते हो कि नहीं, यदि डिसीजंस लेने का मौका मिला तो आप वो ले पाओगे कि नहीं, राइट? यदि कोई नहीं कर रहा है तो आप आगे आ पाओगे कि नहीं, राइट? तो इसको बोलते हैं लीडरशिप। एबिलिटीज के अंदर ये देखा जाता है कि आप जो अलग अलग तरह की सिचुएशंस के हिसाब से आपके अंदर कितनी सिचुएशनल लीडरशिप है। एनालिटिकल मतलब आपके सोचने का तरीका भिन्न भिन्न होना चाहिए। हर जगह आप एक तरीके का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो लाइफ प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की होती हैं, तो उसका सोल्यूशन भी अलग अलग तरीके से निकलता है। यू कैन नॉट अप्लाई सेम फॉर्मूला टू गेट आंसर फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि वन साइज फिट्स नॉट ऑल द स्ट्रेटजीज। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कि वन साइज फिट्स नॉट ऑल दी स्ट्रेटजीज। ठीक, जैसे हम मान लीजिए शर्ट पहनते हैं, आप शर्ट हर आदमी के लिए सेम साइज की तो शर्ट एप्लीकेबल नहीं है ना, जबकि सबको पता है कि शर्ट इज टू कवर अ बॉडी, ठीक, अपर हाफ ऑफ द बॉडी को कवर करने के लिए होती है, लेकिन सबके लिए साइज अलग अलग होती है। हर किताब सबके लिए कॉमन नहीं होती। 5th स्टैंडर्ड की किताब 5th का बच्चा पढ़ता है, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट का बच्चा अंडर ग्रेजुएट की किताब पढ़ता है, राइट? स्किल्स में क्या इंपॉर्टेंट है? प्रेजेंटेशन। व्हाट इज मींस प्रेजेंटेशन? कोई बताएगा आप में से प्रेजेंटेशन क्या होता है? Sir, how we present our topic means the topic which is given. So the way of talking about that topic. ओके, गुड। हाँ, और कोई बताओ आप में से, कोई और भी बताएगा? प्रेजेंटेशन वर्ड सुना हुआ है आपने पहले भी? वर्ड आपने पहले कभी सुना है? प्रेजेंटेशन वर्ड क्या होता है? हेलो, यस सर। हाँ बताइए, प्रेजेंटेशन क्या होता है? कुछ आइडिया किसी प्रकार का, कुछ भी? वो ये मैटर नहीं करता कि आप जो बोलते हैं वो गलत है या सही है, मैटर ये जरूर करता है कि आप बोलना चाहते हैं या नहीं, राइट? सर किसी चीज की पीपीटी बना के और वो किसी चीज को प्रेजेंट करना, किसी टॉपिक को प्रेजेंट करना। वेरी गुड, वेरी गुड। ये विपिन बोल रहे हो आप? यस सर। वेरी गुड विपिन, सही कहा आपने, एकदम परफेक्ट है। ठीक, तो जैसा भी आप लोगों ने कहा कि प्रेजेंटेशन का मतलब किसी भी चीज को प्रेजेंट करना, दिखाना। ये मैंने आपको शायद बताया है पहले भी, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताओ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, व्हाट या हाउ? हाउ सर। How? हाउ। Yes, व्हाट sir. की हिंदी होती है क्या? हाउ की Yeah. हिंदी होती है कैसे? कैसे? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ। अब जैसे एग्जाम्पल मैं यदि बोलूं तो इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक महंगा जूता खरीदना है, मान लो वुडलैंड का एक जूता खरीदना है, आपको रिबॉक का जूता, नाइकी का जूता खरीदना है, और आप चले गए मोहल्ले की दुकान में, जबकि वहां पे जूते की दुकान है, वहां आपको मिल जाएगा, है ना? लेकिन वो आपसे कॉस्ट बताता है कि नहीं भाई ये 12,000 रुपए का जूता है, 12,000 रुपीज इस शू की कीमत है। तो आप उसको देंगे क्या? आपकी जेब से निकलेगा? यदि 12,000 मान लो आपके पॉकेट में है, लेकिन वो कोई मोहल्ले की दुकान है, तो आप निकालोगे क्या उस 12,000 रुपए को उसको देखकर खरीदने के लिए? नो सर। यदि वही जूता एक बड़े से मॉल में रखा है, ठीक, एक बहुत अच्छे मॉल में रखा है जहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, जहाँ के सब कुछ एकदम प्रॉपर वेल एकदम डिजाइंड, वेल एकदम परफेक्टली सूटेबिलिटी दिख रही है, और वहां यदि आप जाके बात करोगे तो हो सकता है कि वहां 12,000 रुपए देके उसको खरीद दो। यदि आपको खरीदना है तो खरीदोगे आप, राइट? लेकिन वहां कर दोगे, लोकल दुकान पे नहीं कर दो, क्योंकि वहां प्रेजेंटेशन दिख नहीं रही है, जबकि दोनों ओरिजिनल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? यही प्रेजेंटेशन का डिफरेंस होता है। देखो बच्चों, तुम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, जो तुमको सिखाया जा रहा है, वो प्रेजेंटेशन के लिए सिखाया जा रहा है। तुम्हें ज्ञान तो है,
मान लो इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, कंपनी या तुम सीएस के हो या आईटी के हो या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के हो, किसी भी ब्रांच से हो, लेकिन तुम्हें ये पता है कि तुम्हें नॉलेज है, लेकिन तुम उसको दिखा नहीं पाते हो सामने वाले पे, उसको शो नहीं कर पाते, उसको फील नहीं करा पाते कि मुझे कितना पता है और मैं किस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हूँ। वो क्यों लेगा आपको, आप समझ रहे हैं? वो तभी लेगा आपको जब आपके अंदर उसको कुछ प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। आपने कहावत सुनी है ना, जो दिखता है सो दिखता है। नहीं। तो जो दिखता है वही बिकेगा, और आपको दिखाना आना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आपको आना ही नहीं चाहिए कुछ, आपको आना भी चाहिए, लेकिन दिखाना भी आना चाहिए। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको याद है पहली क्लास में बताया था आपको कि चाय की कीमत टपरे वाले के पास 10 रुपए की होती है, और यही चाय की कीमत यदि आप एक 5 स्टार होटल में चले जाओ तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है? 15 रुपए। 1532 रुपीज, है ना, 1532 रुपए इसकी कीमत हो जाती है, यस। इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस। अब चाय का कीमत बदल गया, लेकिन क्या चाय का टेस्ट भी बहुत ज्यादा बदलेगा क्या? नो। नो सर। भाई चाय तो ज्यादा या थोड़ी कम, अप्रोक्सीमेटली दोनों का स्वाद तो लगभग एक जैसा ही रहेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि सर ये वाला दूध जो है वो अमेरिका से आया था, ये वाला दूध इंडिया से आया था, इसलिए इसकी कीमत इतनी बढ़ गई। हाँ, यस। मेरी बात समझ में आया? तो Yes, बच्चों, sir. पैसा जो मिलता है, पैसा आज डेट में पैसा जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन का पैसा मिलता है। आप बड़े बड़े स्टार्स को देख लो, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज आप देखते हो, उनके साथ क्या है? प्रेजेंटेशन। क्या है उनके साथ? प्रेजेंटेशन। उनको पता है कि कैमरे के सामने उनको कैसे लुक देना है, उनको कैमरे के सामने किस तरीके से एक्टिंग करनी है, उनको कैमरे के साथ खेलना आ जाता है। वो कैमरे के सामने इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कि वो आराम से उसको खेल लेते हैं। और हम और आप, मैं आपकी बात करूं तो हमको फियर लगता है। फियर मतलब मन में डर लगता है कि हम पता नहीं कैसे दिखेंगे, हमारे मन में पता नहीं हम जो बोलेंगे वो हमारा चेहरा कैसा दिखेगा, जो हम बोलेंगे तो पता नहीं वो किस तरह से लोगों को दिखेगा या क्या होगा, राइट? तो बात ये नहीं है कि आप एकदम कंपैरेटिवली किसी एक जैसे बन जाए, लेकिन हाँ, ये प्रेजेंटेशन की मतलब बात सिंपल सी है कि सामने वाला आपको तभी लेगा जबकि आपके अंदर थोड़ा सा दिखाने वाली चीज भी होगी, कुछ ऐसी क्वालिटीज भी होगी जिसको देख के वो कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई इस बंदे को लिया जा सकता है। ठीक है? यस सर। यस सर। ये बात बहुत जरूरी है बच्चों। व्हाट और हाउ, आपने जिंदगी में जितनी भी पढ़ाई करी है वो सब 30% है, और 70% बच्चों प्रेजेंटेशन है। इसका मतलब मैं एक और लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इतना लंबा इसको खींच रहा हूँ। जब तुम इंटरव्यू के रूम में, इंटरव्यूअर के रूम में जब अंदर इंटर करते हो ना, घुसते हो, राइट? So 70% of the interview just depends on what and how you entered inside from the door. You greeted a person before you took chair, went out. 70% इंटरव्यू सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि तुम्हारी एंट्री कैसे हुई, तुम अंदर घुसे तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा था, तुम्हारी जो कदम चाल थी, कदम चाल वो कैसी थी, राइट? और जब हमने आपको कहा, जब आपने हमको विश किया गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून टाइम के हिसाब से, तो विश किया तो कैसे विश किया, और जब हमने आपको बोला कि आप बैठ जाइए तो आप बैठे तो कैसे बैठे। 70% इंटरव्यू सिर्फ इस छोटी सी बात पे डिपेंड करता है, लेकिन लड़का क्या मन में सोच के जाता है, अरे पता नहीं सर क्या पूछेंगे, और अच्छा सर ने मेरे को सर्किट का क्वेश्चन पूछ लिया तब मैं क्या जवाब दूंगा, सर ने मुझसे वो वाला क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन पूछ लिया, या लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ लिया, कोडिंग में क्वेश्चन करने के लिए दे दिया, तब मैं क्या जवाब। मतलब लड़का क्वेश्चन को लेकर डरा रहता है, प्रेजेंटेशन पे उसका कोई फोकस नहीं रहता। नहीं रहता। ठीक है? तो तुम्हें किस पे काम करना है? नॉलेज पे तो काम करना ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन पे मेन काम करना है। ठीक है? क्योंकि हमें मालूम है कि तुमने रिटन क्लियर कर लिया है, इसका मतलब तुम्हारा नॉलेज बेस फंडामेंटली इतना है जितना हमें चाहिए। एक फ्रेशर बच्चे के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना है, और जो नहीं आता वो हम आओगे तुम सिखा देंगे। जब तुम हमारे कंपनी में ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें थोड़ा बहुत जो कमियां रहेंगी वो गाइड कर देंगे, सिखा देंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम्हारे अंदर एटलीस्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। दिखावा नहीं बोलते उसको, दिखना बोलते हैं। दिखावा अलग चीज होती है, दिखना दिखावा नहीं है, दिखना है। ठीक, चलो। और नॉलेज क्या लिखा है? नॉलेज में क्या लिखा है? कमांड। कमांड। नॉलेज में लिखा है कमांड। इसका सेंस ये है कि आपको जो भी पता है, जैसे आपने कहा सर, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, मान लो कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ हाफ सेल कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये मैंने प्रश्न एक पूछा मान लो आपसे, ठीक है? और आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, मान लो। क्वेश्चन समझ में आया जो मैंने पूछा? यस सर।
एनर्जी स्टोर्ड इन अ हाफ सेल कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। मैंने आपसे पूछा हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है और आपको इसका मान लो उत्तर नहीं आता, ठीक? तो आप मुझसे ये कह सकते हो, सर आई एम सॉरी, आई डोंट नो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई एम पहले सॉरी बोल दिया, मतलब आपने रिग्रेट कर लिया, रिमॉर्स दिखा दिया, इसे माफ करिएगा, मुझे इसको प्रश्न का उत्तर नहीं आता, बट यू मे हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द एरियाज इन व्हिच आई एम प्रिपेयर्ड। सर आप ये पूछ लें तो सर, लेकिन हो सकता है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको हर सब्जेक्ट की हर एक चीज की नॉलेज हो। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या पूरी दुनिया में? नो सर। नहीं है। लेकिन आपका कहना है कि सर मुझे जो आता है वो ठीक से आता है और जो नहीं आता वो नहीं आता। वो नहीं आता, लेकिन जो आता है वो ठीक से आता है। वो यही सुनना चाहता है, इंटरव्यूअर भी यही सुनना चाहता है कि जो तुमको आता है उस चीज के लिए तुम कॉन्फिडेंट रहो, जो तुम्हें नहीं आता वो तुम सीख लेना, यदि नहीं सीखे हो तो सीख लेना या हम सिखा देंगे, लेकिन जो चीजें आती हैं उस पर कॉन्फिडेंट होकर के जवाब दो। ताकि तुम, जैसे तुमने हमसे कहा सर हमको मैथ्स का पजल लगाना अच्छा लगता है, मान लो, और मान लो मैंने तुमसे एक मैथ्स का पजल पूछ लिया और तुमको नहीं बना, तो कोई जरूरी थोड़ी कि मैथ का पजल, सारे मैथ के पजल बनी जाएंगे। अरे ठीक है, फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, तीसरा पूछा, चौथा पूछा, पांचवा, तो कम से कम 5 क्वेश्चन में से एक तो बनना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। तो हमने प्रूफ कर दिया कि सर हमने जो बोला था वो सच बोला था, झूठ नहीं बोला था हमने, राइट? हमें पसंद है तो हमने जवाब भी दे दिया। इसी तरह से तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट अभी पढ़ाई करते हो उसमें एक सब्जेक्ट की तुम अच्छे से प्रिपरेशन करो ताकि उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछे जाए तो तुम उनको सेटिस्फाई कर पाओ। इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? whenever you are preparing your subject areas you should prepare one subject, two subject, from there you can answer question। इसको मैंने कल भी बोला था कि don't try to be master of all the trades and jack of none। इसकी हिंदी मतलब दुनिया का कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन किसी एक चीज की परफेक्शन यदि बनाओ तो वो ज्यादा अच्छा है। सारी चीजों की परफेक्शन से अच्छा है कि किसी एक चीज की परफेक्शन डेवलप करो अपने अंदर पहले, जब वो हो जाए उसके बाद सेकंड की परफेक्शन करो, सेकंड हो जाए फिर थर्ड के बारे में सोचो। क्लियर है फंडा? यस सर। यस सर। तो नॉलेज इन कमांड इंपॉर्टेंट था, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या लिखा है, राइट अप्रोच। जीडी यदि स्टार्ट हो रहा है और मान लो हमने तुम्हें कोई टॉपिक दिया, तो वो टॉपिक तुम्हें पहले से ठीक से अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है। यदि समझ में नहीं आया और तुम उस पर बोलना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि सर ने सिखाया था कि जो सबसे पहले बोलता है, जो बीच में मॉडरेटर बनता है, जो लास्ट में कंक्लूडर होता है, उसको बोनस मार्क्स मिलते हैं। ये तो ठीक है, तो मैंने सही बोला है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि टॉपिक क्या है और तुम उस पर कुछ भी आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो वो बहुत नेगेटिव, वो बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन आपके बारे में जाता है, ठीक है? डोंट डू दैट, वो नहीं करना है, बचना है इस बात से। यदि हमें पता है तभी हम बोलेंगे, और नहीं पता है तो हम वेट करेंगे, दूसरों को सुनेंगे, और दूसरों को सुन करके हम समझेंगे कि टॉपिक पे क्या बात हो रही है, उसके बाद हम अपने मन से कुछ बनाकर उस पर खुद से सेंटेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन आप सामने वाले से ये नहीं बोल सकते सर कैन बी चेंज द टॉपिक, टॉपिक बदलने क्या हम लोग, ये नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हैं क्या, बताना? नो बताना। सर। ये हम लोग बोल सकते हैं कि हमको टॉपिक इतनी पसंद नहीं आया तो हम उनसे कह सकते हैं सर टॉपिक चेंज कर दो। नो सर, ये तो इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है। हाँ यस, है ना, पैनल पे डिपेंड करता है। जो उन्होंने यदि कोई टॉपिक चुन लिया तो चुन लिया, आप उसको चेंज नहीं करा सकते, भले ही हमको वो पसंद का हो या ना हो, या मैं आता हो भी हो ना आता हो, काम तो उसी पे करना पड़ेगा। अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, नो सर। वेरी गुड। तो दूसरा कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो सबसे सिस्टमैटिक होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि जैसे हमें जो शुरू में बोलना है वो हम शुरू में ही बोलेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमको शुरू की बात को लास्ट में बोलना चाहिए। जैसे हमने किसी मुद्दे पे आपको बुलाया, मान लीजिए बात करने के, कि भाई मान लीजिए अभी चल रहा है कोरोना, हर जगह कोरोना कोरोना चल रहा है, आप मान लो एक एक्सपर्ट हो, मैंने बुलाया कि सर कोरोना से निपटने के लिए हमारे क्या क्या सुझाव हैं। हमने पहले ये समझा ही नहीं कि कोरोना क्या है और हमने कोरोना के ऊपर सुझाव देना शुरू कर दिया। हमको पता ही नहीं कि कोरोना स्प्रेड कैसे हो रहा है, कोरोना है क्या, कोरोना की प्रॉब्लम्स अभी तक क्या दिखी हैं, क्या लक्षण पाए गए हैं, जो भी है। हम कोरोना को बोलते हैं कि हाँ कोरोना इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, है ना, वी शुड मस्ट स्टॉप इट, हमको सबको रोक देना चाहिए कोरोना को। ऐसा लग रहा है कि मान लो कोरोना आपके हाथ की चीज है कि हम उसको पकड़ करके रोक देंगे। तो ऐसे हम इलॉजिकल नहीं बोल सकते। हम जो बात करें उसके पीछे ग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, फिर हम जवाब दें। और जो भी हम बात करें उसमें क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है
क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इंग्लिश में बोलना जरूरी नहीं है, उसमें आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस और क्लैरिटी जो आप बोल रहे हैं वो समझ बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट पार्टिसिपेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्टिसिपेशन 4 बार होना चाहिए, कम से कम 4 टाइम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों MLT फॉर्मूला। इसको मेरे साथ साथ बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ साथ बोलो MLT फॉर्मूला, बोलो MLT फॉर्मूला। MLT फार्मूला। फॉर्मूला। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है MLT फॉर्मूला। इसका मतलब होता है कि इन द फर्स्ट 4 मिनट्स of the GD you should open up your mouth for minimum 4 lines, and this has to apply in the total amounted time up to 4 times. टोटल जितना समय है उसमें कम से कम हमें फर्स्ट 4 मिनट्स के अंदर एक बार जरूर बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जब हम ये बार बोलना स्टार्ट कर दें तो कम से कम 4 लाइन उसके बारे में बोलें, और ये बात हम कम से कम 4 बार करें। ठीक है? यस यदि हमने स्टार्टिंग में नहीं बोला कोई बात नहीं, तो फर्स्ट 4 मिनट्स में लेकिन हम बोल ही लें एक बार, क्योंकि समय ज्यादा होता नहीं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक हम लिंगर ऑन नहीं कर सकते। लिंगर ऑन मतलब वेट नहीं कर सकते, राइट? यदि हम फर्स्ट 4 मिनट्स में यदि बोल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जब हमने यही काम पूरे थॉरली पूरे कंप्लीट इंटायर GD के अंदर कम से कम 4-5 टाइम्स करना चाहिए, ताकि हमको हमारा प्रेजेंट पूरी तरीके से बना रहे। ठीक, लास्ट में एक वर्ड लिखा है परसुसिवनेस। व्हाट इज दिस परसुसिवनेस? परसू का मतलब होता है कि आप देखा होगा, आपका एक दोस्त होगा, ये मेरे को बताना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट ये टॉपिक है। आपने नोटिस किया होगा कि आपका एक ऐसा दोस्त होगा जिससे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करना पसंद करते हो, और आपको पता है कि जो अपनी प्रॉब्लम आप इससे शेयर कर रहे हो उसका सोल्यूशन इस बच्चे के पास नहीं है जिससे आप शेयर कर रहे हो, लेकिन फिर भी यू लव टू शेयर योर प्रॉब्लम विद हिम और हर। ऐसा है क्या? यस सर। यस सर। ऐसा होता है ना? मालूम है ऐसा क्यों होता है? उसी लड़के से सर क्यों शेयर करते हो सकता है तुम्हें कोई दूसरा तुम्हारा दोस्त हो जो बहुत अच्छा हो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है, बट तुम उससे कहने में कतराते हो। तुम एक ऐसे बच्चे से बात करते हो जो तुमको सुनता है, जो तुमको समझता है, जो तुमको प्रॉपर ऐसा एक लुक देता है जिसमें तुम्हें अंदर से एक फील आता है, कन्वीनियंट फील आता है, जिसको बोलते हैं कन्विंस। एक कन्विंस फील करते हो आप खुद को। इसका मतलब ये है बच्चों, कई बार जब आप ग्रुप डिस्कशन करने के लिए बैठते हैं, तो अभी तक तो आपने कभी किया नहीं होगा ग्रुप डिस्कशन। कभी किया है आपने ग्रुप डिस्कशन कॉलेज सर में? वैसे कॉलेज सर, में सर क्लास में किया है, बट वैसे अभी कंपनीज में नहीं बैठे हैं, अच्छा, कैंपस कॉलेज में। के क्लास में किया है। कितनी यस बार सर। बैठे हो आप कॉलेज में? तो कॉलेज में कितनी बार पार्टिसिपेट कर चुके हो अभी तक? अबाउट 3 और 4 टाइम्स। अरे वाह, ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। चलो, इतनी बार आपने अटेम्प्ट कर लिया तो थोड़ा बहुत आपको रफ आइडिया होगा ही, है ना? तो मैं यस बताऊं सर। आपको, जैसे आपने 3-4 बार आपने अटेम्प्ट यदि मान लो कर लिया, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक ऐसा बंदा था आपके आसपास, एक ऐसा बंदा बैठा होता, तो भले ही वो दूर हो, पास पास हो, कहीं भी हो, वो भले ही कम बोल रहा था, लेकिन उसकी बातों में हमें अच्छा एक हमें यस यस वाली फीलिंग आ रही थी। जब वो कुछ बोलता था तो हम हाँ में हाँ उसकी मिला देते थे, यस सर। उसकी हम Yes, हाँ में sir. हाँ मिला देते थे। ये ऐसा बंदा भले ही टैलेंटेड हो, भले ही टैलेंटेड ना हो, लेकिन उसमें एक टैलेंट इसी बात का था कि हम उसकी बातों को सुन करके कन्विंस हो जाते थे। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बॉस। दुनिया जानती है बात कि बॉस इतना इफेक्टिव आदमी नहीं होता जितना उसके एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या बोलते हैं? यस बॉस। क्या बोलते हैं? यस यस बॉस। बॉस। काम कौन करता है? एम्प्लॉइज काम करते हैं कि बॉस काम करता है? काम कौन करता है? Right. एम्प्लॉयज। एम्प्लॉइज। काम। और बॉस का काम क्या होता है? सिर्फ गवर्न करना, लुक आफ्टर करना, मैनेजमेंट देखना, मॉनिटरिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, यही काम होता है ना उसका। लेकिन Yes, sir. काम अल्टीमेटली फील्ड में कौन कर रहा है? एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। Yes, sir. लेकिन फिर भी बॉस बॉस होता है, क्योंकि जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं कर सकते, राइट? तो जब आप बातें कर रहे होते हैं तो आपकी बातों में एक कन्विंसिंग नेचर आ जाता है। कुछ लड़के होते हैं बड़े, एक बोला उसके साथ 4 लड़के और उसको टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, बार्किंग एकदम, जिसको बोलते हैं ना भौंकना। 4 बच्चे उसके साथ एकदम पूरा टूट पड़ते हैं कि हाउ डेयर टू स्पीक लाइक दिस, तुमने कैसे बोल कैसे दिया ये बात, राइट? और एक यस होता है कि जब बोलता है तो उसकी बातों का कोई विरोध नहीं करता, पीपल इजिली एक्सेप्ट, लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट? तो ये एक्सेप्टेंस यस। वाली फीलिंग आनी चाहिए, तभी लोग आपको अपना लीडर मानते हैं। ठीक है? लीडर कभी नहीं कहता कि मैं लीडर हूं, लेकिन उसके फॉलोअर्स लीडर उसको बोलते लीडर बना देते हैं कि आप ही बना मेरे दे। लीडर हो। कभी लीडर ये नहीं बोलता कि आई एम अ लीडर। उसके फॉलोअर्स इतने बन जाते हैं कि वो खुद को मान लेता है कि यस, आई एम द लीडर ऑफ माय बिलीवर्स, माय स्ट्रॉन्ग एडमायरर्स। ठीक,
तो बच्चों सबसे ये देखिए जो पॉइंट्स कुछ और कंसेप्ट्स के लिए लिखे हुए हैं, आपको इसकी जरूरत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ये आपके ऊपर है। ठीक, आपकी रिक्वायरमेंट हो तो इस पीपीटी का स्क्रीनशॉट आप बीच में ले सकते हैं। कंटेंट वर्सेस प्रोसेस, कंटेंट वर्सेस प्रोसेस में मतलब मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास बोलने के लिए है उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो मैटर करता है। आप बैठे हैं तो सीधा बैठे हैं कि आप कुब्बड़ निकाल के बैठे हैं, स्ट्रेट बैठे हैं कि लेटे हुए हैं। कुछ लोग होते हैं एकदम सीधे नहीं बैठे, एकदम थोड़ा तिरछे बैठते हैं या थोड़ा झुक के बैठते हैं, वैसे नहीं एकदम स्ट्रेट बैठना होता है। आप फिलहाल कैमरे के सामने बैठे हैं तो भी आपको स्ट्रेट बैठना है, क्योंकि वहां पे और भी आपके साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। आई कांटेक्ट आपका बहुत शार्प होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत फटी फटी सी आंखें, बहुत वाइड वाइड नहीं होनी चाहिए। वाइड मतलब काफी लार्ज नहीं होनी चाहिए, वो आंखें बंद भी नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल जैसा हम एक दूसरे को देखते हैं वैसे देख रहे हैं आप। और ये जो नीचे इसके लिखा है टाइप्स, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड क्या होता है। एक है सिलेक्टिंग टॉपिक, टॉपिक कौन सिलेक्ट करेगा, जूरी, पैनल या इंटरव्यूअर ही टॉपिक सिलेक्ट करेगा। और कभी कभी ये टॉपिक जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो टॉपिक मैंने आपको ही दे दिया सिलेक्ट करने के लिए, मान लो, ठीक है बच्चों। मैं आपको बता दूं, आपकी ग्रुप डिस्कशन की 2 क्लासेस आपको अपॉइंट करी है, टोटल 15 दिनों के अंदर ग्रुप डिस्कशन की आपको 2 क्लासेस दी गई हैं। आज की एक क्लास जिसमें हम लोग थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं, और एक क्लास में हम लोग उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, हम इसे यस कर पा सर। रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको करके देखेंगे। मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि आप पहले दिन ही, शायद मैंने आपसे कहा था, आप मुझे 15 दिन के लिए खुद को सौंप दो, राइट। और मैं आपको ये फील कराऊंगा कि इस 15 दिन में सच में आपने कुछ ऐसा किया है जो आपकी लाइफ में पहली बारी आपने सुना है और पहली बारी किया, आई नो दैट, राइट। उस चीज को आप लाइफ टाइम चीयर करोगे आप। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक आदमी की मेहनत जरूरी नहीं है, इसकी तरफ से हाथ बोलते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, राइट। तो आप भी उसके लिए पार्टिसिपेट करो, इक्वल एफर्ट्स आपको भी देना पड़ेगा। Yes. तो सिलेक्टिंग टॉपिक वाला जो पार्ट है उसको हम लोग जो मैं एक बात उसमें करवा के दिखाऊंगा आपको मैंने, कि इसे कैसे कैसे करते कैसे हैं। मान लो यदि 10 लोग बैठे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और मैंने कहा कि आप डिसाइड करो कि टॉपिक क्या होगा। क्या बोला मैंने? आप डिसाइड करो कि टॉपिक क्या टॉपिक होगा। क्या हो? सोच के देखो जरा, ये कितनी मजेदार चीज है। सारे बच्चा क्या बोलेगा, सभी कोई एक लड़का कुछ बोलेगा, सर हम लोग को बात करना चाहिए लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। कोई लड़का बोलेगा सर वी शुड टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। कोई बात करेगा सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। कोई बात करेगा कि सर में बात करना चाहिए कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। कोई एक लड़का बात करेगा, सब अलग अलग मुद्दा देंगे। मैंने क्या बोला था कि पूरे ग्रुप के लिए टॉपिक शॉर्टलिस्ट करो, लेकिन हो क्या गया, इंटरनल फाइट, है ना। जैसे मान लो एक कंपनी के अंदर आप नौकरी, हर चीज को कंपनी से जोड़ के देखो, क्योंकि ये हो ही रहा है कंपनी के लिए एग्जैक्टली। मैंने बोला कि दिस इज द प्रॉब्लम, यू ऑल हैव टू एडवाइस सम गुड सजेशंस एंड ऑन व्हिच वी कैन एक्ट। हमको आप एक एडवाइस दीजिए जिस पे प्रॉब्लम ये है, हमको कोई एडवाइस दीजिए, कोई सजेशन दीजिए, कुछ आइडिया दीजिए, कुछ कंसेप्शन दीजिए, कुछ नोशन दीजिए। सबका मतलब होता है आइडिया दीजिए। क्या होता है सबका मतलब? आइडिया दीजिए। ठीक है, कि हमें एक बात बताइए आप कि इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब पता चला आप अपनी बात बोल रहे हो, सामने वाला अपनी बात बोल रहा है, तो भाई कंपनी तो किसी एक के ही मॉडल को फॉलो करेगी ना, सबकी बात तो फॉलो नहीं कर सकती। अब देखना ये है कि किसकी बात में ज्यादा कन्विंस ज्यादा किसकी बात से कंपनी। अब वो कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आपके पॉइंट सॉलिड है, आप जो बोल रहे हैं यदि वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, तो आपको उसे वैलिडेट करना भी आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? सर हेलो, वैलिडेट करना। वैलिडेट करना मतलब उस बात को अप्रूव करवाना भी आना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग करके देखेंगे, बड़ा मजा आता है इसको करने में। कई लड़के बोलते हैं सर जीडी में शुरुआत ज्यादा मैटर करती है, कि शुरू में किसने कैसा बोला। और कुछ लड़के बोलते हैं कि सर लास्ट में जिस लड़के ने एकदम फिनिशिंग में बहुत अच्छा बोल दिया वो बहुत मैटर करता है। आपको क्या लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? लास्ट सर में। चलो, एक सर बच्चे ने लास्ट बोला, और बताओ और क्या बोलते हैं आप? सर अकॉर्डिंग टू मी जो मैक्सिमम हमारा जो इम्पैक्ट है वो इनिशिएट में होता है, प्रारंभ में। अच्छा ठीक है, आपका कहना है कि मतलब ओपनिंग में ज्यादा मैटर करता है। गुड, चलो 2 लोगों ने आंसर दे दिया। और बताओ आप, ट्विंकल, चिकू, आप बताओ। Sir, I think content should be good. क्या बोल रही हैं आप? सर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मैटर ये नहीं करता कि हम स्टार्टिंग में बोल रहे हैं या लास्ट में बोल रहे हैं। ओके सर ओके जिस टॉपिक पे बोल रहे हैं। ओके ठीक है।
और क्या बोलते हैं, और एक और कुछ जुड़ा है ना, विपिन बता दिया आपने? हाँ विपिन ने तो बता Yes. दिया। और ट्विंकल आप बताओ क्या लगता है? ये सब कंटेंट मैटर करता है बहुत ज्यादा। कंटेंट मैटर करता है, ओके Yes. ठीक। देखो जैसे आप जब कहते हैं कि स्टार्टिंग जो मैटर करता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट Last इंप्रेशन, Last impression. और कुछ लड़के कहते हैं कि सर लास्ट इंप्रेशन इज द लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। लास्ट इंप्रेशन इज द लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। ये बात सही है कि दोनों के अपने अपने महत्व हैं, लेकिन इसमें से कोई सही या कोई गलत नहीं है। ठीक, जैसे एक ओवर होती है ना, एक ओवर, अब एक ओवर में कितनी बॉल होती है? 6 Six। ball में। अब यदि एक ओवर में यदि 6 बॉल्स होती हैं, तो यदि मैं पहली बॉल पे छक्का मारूं या मैं आखिरी बॉल पे छक्का मारूं, मैं स्कोर तो बराबर करूंगा ना। Yes sir. ठीक, तो छक्का मारना जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आपने शुरू में छक्का मारा या आखिरी में Last में। छक्का मारा या बीच में छक्का मारा, छक्का मारना जरूरी है। ठीक है, सिक्सर मारना जरूरी है, राइट। तो इसका जवाब कोई सही या कोई गलत नहीं है। अब आप यदि स्टार्टिंग में नहीं खेल पाए तो आप लास्ट में खेल लो, लास्ट में नहीं खेल पाए तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग में खेल लो। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, टॉपिक कैसा है, उस टॉपिक के साथ कितने फेमिलियर है आप, उस टॉपिक में कितनी अच्छी कमांड है आपकी, है ना, आप कितने कॉन्फिडेंट है टॉपिक को लेकर के, सिचुएशन कैसी थी, राइट, पार्टिसिपेंट्स कैसे बैठे हुए थे आपके आसपास। ये कई छोटी छोटी चीजों पे ये सारी चीजें डिपेंड करती है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, इसमें सही या गलत जैसी कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट है कि बी असर्टिव नॉट एग्रेसिव। असर्टिव का मतलब जो बोल रहे हैं आप वो पॉजिटिव होना चाहिए, और बहुत ज्यादा फायर्ड मोड में नहीं बोलना। मतलब आप आर्गुमेंटेटिव होकर नहीं बात कर सकते। जैसे मान लो किसी ने कुछ कहा और आपके मन में उस बात को लेकर गुस्सा आ गया, इरिटेशन आ गई, और आपने बोला हाउ डेयर टू स्पीक लाइक दिस, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने के लिए, क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं, कैन यू प्लीज आंसर माई दिस क्वेश्चन, राइट। या हो सकता है किसी ने कुछ गलत डाटा दे दिया, तो आपने उसको बोला कि योर गिवन डाटा इज द कंप्लीटली द कंडक्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट योर वर्ड्स एंड लाइंस। जो आपने बोला वो पूरी तरीके से बकवास था, गलत था जो आपने बोला है, राइट। ऐसे आप किसी के साथ हार्श होकर नहीं बात कर सकते, आप किसी के साथ ऐसे रूडली बिहेव नहीं कर सकते। आपको बात करने के लिए बुलाया गया है, आपको जज बना के नहीं बैठाया गया है, आपको एक कंट्रीब्यूट करने के लिए बुलाया गया है एज अ पार्टिसिपेंट। आपको जज की भूमिका अदा नहीं करनी है। ये समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. अब मान लो यदि मैंने राम मंदिर विवाद जो है, राम मंदिर एक टॉपिक दे दिया, अभी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया ना राम मंदिर, Yes sir. राइट। अब इस राम मंदिर के टॉपिक पे, या जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक कौन सा है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है, कंट्रोवर्शियल मतलब जहाँ पे लोगों के अंदर विरोध है किसी बात को लेके। जिससे मैंने बात कर दी कि भाई धारा 370 लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, है ना, हमें जम्मू एंड कश्मीर को जो है एक फेडरल स्टेट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक, या हमें पीओके के ऊपर हमारे क्या रिएक्शंस होने चाहिए। मतलब ऐसे टॉपिक थोड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। क्या है? सेंसिटिव। Sensitive topic. ये हम टॉपिक सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, तो ऐसे टॉपिक में हमें कभी भी एग्रेसिव होकर नहीं बात करनी चाहिए। हमको अपना टेम्परामेंट बनाए रखना चाहिए। जैसे कभी कभी कुछ लड़कों के अंदर होता है कि कुछ आइडिया उनको बहुत पसंद आ गया, उनको पता है ये आइडिया वर्केबल है, अडेप्टेबल है, ये आइडिया बहुत ही इफेक्टिव है। अब मान लो कि आपकी कंपनी ने उस आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि कंपनी बकवास है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बॉस खराब है। अरे ठीक है, उस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए उस कंपनी ने आपका आइडिया इंप्लीमेंट नहीं किया, इसका मतलब इनडायरेक्टली हो सकता है कि आप उनको कन्विंस ही न कर पाए अपनी बातों में। तो नेक्स्ट टाइम वो काम कर लेंगे। हो सकता है आपके एक्सप्रेशंस वीक रहे हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी वीक पुअर रही हो, जिसकी वजह से आपने उन्हें प्रॉपरली अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाए, राइट। तो इंपॉर्टेंट इज द Conversation. इंपॉर्टेंट इज द Presentation. कॉन्वर्सेशन। Yes यस, sir. इंपॉर्टेंट इज द कॉन्वर्सेशन। आप जो बोल रहे हैं वो मैटर करता है, ना कि आपका एग्रेसिव नेचर आपका मैटर नहीं करता। बच्चों में आपसे पहले एक और चीज आपसे शेयर कर लूं कि आपकी कल से क्लास की अटेंडेंस भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको जो ई सर्टिफिकेट जो मिलने हैं वो मिलने का है ना, तो वो भी आपको कल से आपके अटेंडेंस में कोड कर लूंगा, ठीक है। तो कल से आपके अटेंडेंस, अभी जो 2 दिन पहले का है वो मेरे पास अटेंडेंस है आप सभी के। आज आपका चौथा दिन है, टुडे इज द 4th डे, राइट। तो लास्ट में क्लास के आखिर में आपकी अटेंडेंस होगी पर डे, ठीक है Yes sir. जी। तो अभी तक का ये जो पार्ट आपने अभी जितना सुना है, इसमें डूज और डोंट्स वाला पार्ट जो है विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। इसमें डूज एंड डोंट्स का जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक। इसके बाद Yes अभी sir. तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, मैं अभी वापस से चैट बॉक्स में आपके आ रहा हूँ।
चलिए, अब आपकी कुछ क्वेरीज हो, यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो जो आप शेयर करना चाहते हो या मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो आपकी। वैसे हम लोगों ने ज्यादातर टाइम एक दूसरे से बात करते करते ही हमने क्लास करी है। हमने एक दूसरे को सुना भी है और जवाब भी दिया है। मुझे ऐसा सच लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई क्वेरी आपके पास होगी, लेकिन फिर भी ऑफिशियली जस्ट आई एम आस्किंग कि इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टुडे सेशन, you can certainly ask me. Actually, sir, whatever we were having queries, so we asked while Yes, conversation. yes, very true, Yes, very sir. true. एकदम सही कहा आपने. We have completed all throughout things मतलब while doing our class. और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, ट्विंकल या Yes, sir. विपिन, सीकू, किसी को कुछ पूछना है आप में से? हेलो सर। जी. सर अगर कोई पर्सन है वो मतलब लॉन्ग टाइम तक बोलते ही जा रहा है, अगर हमें उसको मतलब इंटरप्ट करना है तो कैसे करना चाहिए? ये बीच में। पहले तो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है और आई रियली कांग्रेचुलेट कि क्वेश्चन आपने पूछा है कि कई बार आप देखते होंगे ग्रुप डिस्कशन में कई लोग फिश मार्केट बना देते हैं। और Yes, फिश sir. मार्केट बनाने वाले लड़के कौन होते हैं? जो लगातार बोलते रहते हैं, सुनने का काम नहीं करते, सिर्फ बोलने का काम करते हैं और वो लगातार Yes, ही sir. बोलते रहते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि जो हम बोल रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। राइट? वो लगातार से बोलने पे ही उनको किसी ने सिखा दिया होता है, किसी XYZ पर्सन ने उनको बोल दिया जाता है कि मस्ट स्पीक इज द की टू सक्सीड, बहुत बोलना जरूरी है, लेकिन बोलना Yes, क्या sir. है उनको ये नहीं पता होता। राइट? तो ऐसे में एडवाइस ये है कि उनको सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा हाथ हैंड अप है ना, हैंड्स अप करना चाहिए, रेज हैंड। पहला काम रेज हैंड करना चाहिए। उस रेज हैंड करने के बाद भी यदि कुछ नहीं होता, आपको लगता है कि इट इज नॉट वर्केबल, यदि काम नहीं आ रहा है, हो रहा है, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा लाउड होके बोलना चाहिए, मे आई, ये वर्ड यूज करना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? मे आई, May लाउड I? में है। है ना? और जैसे ही आप मे आई बोलोगे तो सामने वाला आपको थोड़ी देर के लिए स्पेस देगा, थोड़ा देर के लिए वो स्पेस देगा, वो चेहरा आपका देखेगा कि कौन बोल रहा है बीच में, है ना? क्योंकि वो तो लगातार बोले जा रहा था, उसको पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ बहुत मीनिंगफुल नहीं है। तो जैसे ही वो आपको देखेगा तो फिर चांस पे आपको डांस करना आना चाहिए। चांस पे डांस मतलब आपको मौका मिला और वो मौका आपको यूज कर लेना आना चाहिए, कि मतलब आप उसको तुरंत इमीडिएटली उसको अपनी बात जो आपको कहनी थी वो आप लाउड होकर के बोल रहे हैं। मतलब किसी भी बात को रोकने के लिए दो ही तरीका है, एक तो सिंबल, एक तो आपने सिंबल मतलब सिंबोलिज्म आपने शो किया, हाथ उठाया, फिर भी सामने वाले ने आपको नोटिस नहीं किया, उसके बाद फिर आपने बोला मे आई। कभी आपने देखा है कि जिस तरह से प्राइम टाइम में बहुत से लोग आकर एक दूसरे से बातों पे झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे के मुद्दों यस पे झगड़ा कर लेते हैं, तो उसमें एक बंदा क्या करता है? हाथ उठाता है, उसके बाद भी नहीं सुना तो उसको क्या करता है? बीच में रोकने की कोशिश करता है, बोल करके रोकने की Yes, कोशिश करता है। yes, राइट? sir. यही Interrupt प्रैक्टिस करते हैं. आपको भी समझ दे। जीडी का यदि आप राइट फॉर्मेट देखना चाहते हैं, इफ यू रियली वांटेड टू बी अ गुड इन्फ्लुएंसर, तो आप कभी भी किसी एक लाइव टॉक को देखिए, हाउ पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड वेयर दे कट द लाइन ऑफ अदर्स, दे स्पीक है ना अबाउट देयर ओन थिंग्स। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपके पास गट्स होना चाहिए और गट्स के साथ कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपके पास विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट नॉलेज, विदाउट एनी आइडिया, है ना, यू कैन नॉट मूव लॉन्गर। आप बहुत लंबे समय तक आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है? यस सर, थैंक यू Yes, सर। sir. तो एक मे आई और दूसरा जो मैंने बताया था कि यू शुड सिंबॉलिकली सिंपली रेज योर हैंड। तो बच्चों कल की भी जो आईडी रहेगी वो यही रहेगी, कल की भी आईडी क्लास की। ठीक है? Yes, sir. और सर एक Sir, क्वेश्चन और है। हाँ पूछे, हेलो सर। आप पूछे, मैं सुन रहा हूँ। सर जैसे जीडी पे कोई मतलब कोई ऐसे बात कर रहा है कि मतलब वो सही सही बात नहीं कर रहा है, तो हमें उसको कैसे मतलब बताना चाहिए कि यू आर राइट और रॉन्ग? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बताने वाला था। इनफैक्ट मेरी नेक्स्ट जो स्लाइड है वो उस पे है, उस पे इसका दो आंसर होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि सामने वाला यदि गलत बोल रहा है तो आप तो उसको ये मत बोलिए कि आप गलत है, यस सर। क्योंकि हम जज की भूमिका नहीं अदा करने के लिए गए। हम एक पार्टिसिपेंट है, जैसे वो पार्टिसिपेंट है वैसे हम भी पार्टिसिपेंट है। रिटर्न हमने भी क्लियर किया है, रिटर्न उस लड़के ने भी क्लियर किया है, तो हमें और उसमें बराबरी तो है। ठीक? अब इस बराबरी के बाद ये जीडी या पीआई में हमको पता चल जाएगा कि हम में से कौन बेहतर है। यदि सामने वाला कुछ गलत कहता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि एज पर माई इन्फॉर्मेशन व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस, जो मुझे याद है सर वो ये याद है। या आप बोल सकते हैं कि सर इंक्लूडिंग योर पॉइंट आई वुड लाइक टू फर्दरली ऐड।
एंड और ऐड का यूज करना आना चाहिए, एंड और ऐड, एंड और ऐड, एंड और ऐड का यूज करना आना चाहिए कि किसी भी लाइन को काटने से अच्छा है कि हम अपनी लाइन को और बढ़ा लें, Add. मतलब बड़ा कर लें। तो ये दो शब्दों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, एक तो एंड का और दूसरा ऐड का, ठीक है? Sir, can I use maybe? मतलब sir, maybe you are right. नहीं, मे बी यू आर राइट मतलब इसका मतलब अनऑफिशियली आप ये कह रहे हैं कि आप उसको एक्सेप्ट कर लिया आपने। क्यों? जब वो है ही नहीं सही तो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? इफ आई एम वेरी मच श्योर कि द पर्सन whomsoever answered Yes. is not true, तो आप उसको बोलिए कि इंक्लूडिंग योर वर्ड आई वुड लाइक टू ऐड, ठीक? Yes. Sir. as much as I know from XYZ report from XYZ sources, उसको बताइए कि किस सोर्स के थ्रू, जहां तक मैंने पढ़ा है, इस सोर्स के थ्रू, इस रिपोर्ट के थ्रू, इस एजेंसी के थ्रू, उसमें ये लिखा था। ये मत बोलिए कि आप गलत है, शब्द का प्रयोग बस आपको बदलना है। Yes. आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि वो गलत या सही है, आपको ये बोलना है कि मैंने जहां तक पढ़ा है उसमें यहाँ ये लिखा हुआ था। या आप बोल सकते हैं कि किसी की बात मान लो किसी ने कुछ कहा और आप उससे अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, तो उसे ये मत बोले कि मैं अग्री या डिसअग्री करता हूँ। आप वर्ड का ये यूज करिए, एंड एंड ऐड का यूज करिए, एंड और ऐड, ठीक है? बोलिए कि Yes. इंक्लूडिंग योर वर्ड आई वुड लाइक टू फर्दरली ऐड अबाउट सो एंड सो। इससे क्या हुआ आपने साथ, और जजमेंट का काम जूरी के ऊपर छोड़ दीजिए, वो डिसाइड कर लेंगे कि कौन क्या बोल रहा है और कैसा बोल रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें अंधेरे कमरे में नहीं हो रही है, कैमरे के सामने लाइव हो रहा है और सबको पता है कि जो बोल रहा है उनको मालूम है कि जो बोल रहा है वो कौन है और कैसा बोल रहा है, राइट? तो चलिए हम लोग कल की क्लास में, मैं आपको बता दूं, कल हम लोग इसी क्लास का हम लोग कल प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक? ठीक है, जितना Yes, भी sir. हमने थोड़ा Sure, बहुत sir. सीखा है, जो बचा हुआ स्लाइड है वो कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और मैं फिर अगेन आई रिपीट कि अपने फ्रेंड्स को भी इस चीज के लिए इनवाइट करो और उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिलने दो। जो चीजें आपको, सारी चीजें जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं उसका पूरा एडवांटेज लो और मन से एडवांटेज लो, सिर्फ ये ई सर्टिफिकेट्स के लिए एडवांटेज नहीं लो, राइट? ठीक है, Yes, sir. Thank Yes, you, sir. sir. थैंक यू वेरी मच बच्चों, विल मीट टुमारो Thank you, सेशन, sir. बाय, Thank टेक केयर you, ऑफ sir. योर्स, बाय बाय।